रव ने ऋषभ को कभी ऐसे नहीं देखा था। आज उसका गुस्सा 7वें आसमान में था। आरव ने कहा, मैं अनोखी को ढूंढ कर ही निकलूंगा। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं हूँ, तू जा सकता है। अनोखी मेरी बीवी है और उसका और अपनी बच्ची को कैसे बचाना है ये मुझे अच्छे से आता है। ऋषभ ने गुस्से में कहा, अगर तुझ ख्याल रखना आता तो अनोखी और अंजलि आज तेरे पास आती। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तेरी बीवी तेरे की कमरे से गायब हो गई और तुझे कुछ पता ही नहीं चला। आरव अपनी नजरें चुराने लगा और उसने कहा, मेरे और मेरी बीवी के प्राइवेट मैटर में बोलने की तुझ कोई जरूरत नहीं है। ऋषभ ने आरव की तरफ कदम बढ़ाया और कहा, अब ये तेरा प्राइवेट मैटर नहीं रहा है। अब यहाँ बात अनोखी की है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और ये बात तू अच्छे से जानता है। ऋषभ ने आखिरी बार आरव को देखा और वहां से चला गया। ऋषभ के सर पे जुनून सवार था अपने प्यार को बचाने का। ऋषभ ने आरव के मेंशन से बाहर निकलते ही अपने आदमियों को कॉल करके कहा, मुझे अनोखी का पता चाहिए और वो भी जल्द से जल्द। फोन के दूसरी तरफ ऋषभ के आदमी ने कहा, बॉस, लेकिन अपने तो माफिया छोड़ दिया था फिर अब। ऋषभ ने कहा, माफिया मेरी रगों में बसा हुआ है, चाहे मैं इसको छोड़ भी दो तभी भी ये मेरी रगों में बसा हुआ है। 5 साल में जो ऋषभ ने अपने आप को बदला था वो एक ही झटके में खत्म हो गया और वो फिर से अपने पुराने रूप में आ गया था जिसे देखते ही लोग थर थर कांपने लगते हैं। ऋषभ ने अपने सारे आदमियों को फोन करके अनोखी की खोज में लगा दिया था और खुद भी गाड़ी लेकर निकल लगा अनोखी को ढूंढने के लिए। ऋषभ को नहीं पता वो कहाँ जाएगा, लेकिन उसे ये जरूर पता था कि चाहे आज उसे अपनी जान भी क्यों न गंवानी पड़े लेकिन वो अपने प्यार अनोखी को कुछ नहीं होने देगा। तारांकन, ऑस्ट्रेलिया के दूसरे हिस्से में अनोखी चेयर से बंधी हुई थी। उसके कपड़े मेले हो गए थे और वो बिल्कुल भी अपने होश में नहीं थी। अरमान, जो अंडरवर्ल्ड का बड़ा ही जाना माना नाम था। अरमान ने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लू जीन्स पहन रखी थी। देखने में गांजा था और बहुत ही हत्ता कट्टा भी। गले में हमेशा वो बहुत मोटी सोने की चैन पहन रखा था और उसने आसपास उसके चेले खड़े थे। अनोखी को उसने एक बंजर से घर में रख रखा था। अरमान ने पानी की बाल्टी नीचे से उठाई और सीधा अनोखी के मुंह पर मारी। अनोखी चौंक कर उठ गई। उसके चेहरे पे जख्म थे और जैसे ही उसने अपने चारों ओर देखा वो घबरा गई। अनोखी ने घबराते हुए कहा, कौन हो तुम और क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? अनोखी बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। अरमान अनोखी के पास आया और उसने कहा, वैसे सुंदर तो तुम हो, अब पता चला कि ऋषभ तुम्हें इतना क्यों चाहता है। ये सुनकर अनोखी शौक हो गई और उसने कहा, तुम ऋषभ को कैसे जानते हो? अरमान ने हंसते हुए कहा, उसका और मेरा पुराना याराना है, लेकिन हम दोनों की दुश्मनी का शिकार बनोगी तुम और तुम्हारी बच्ची। ये सुनकर अनोखी चौंक गई और उसने कहा, कहाँ है मेरी बच्ची? अंजलि की बात आते ही अनोखी की आंखों में आंसू आ गए थे और उसने कहा, देखो मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, लेकिन प्लीज मेरी बच्ची को कुछ मत करना। अरमान ने उदास होने की एक्टिंग करते हुए कहा, अब मैं इस बात को गारंटी भी नहीं ले सकता। अनोखी ने रोते हुए कहा, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ, फिर क्यों मुझे और मेरी बच्ची को यहाँ पर रख रखा है? अरमान ने अनोखी के चेहरे के दोनों तरफ हाथ रख लिया और कहा, मेरी जान में भी तुम्हें नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि उस ऋषभ से बहुत नफरत करता हूँ मैं और वो तुमसे उतना ही प्यार, तो उसे बर्बाद करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अरमान बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं था। उसकी आंखों से ही दिख रहा था कि उसके अंदर कितना छल कपट बसा हुआ है। अनोखी ने रोते हुए कहा, तुम्हारी जो भी दुश्मनी है ऋषभ से है, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अरमान ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा भले ही उससे कोई लेना देना न हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसकी दुखती नस तुम हो और तुम्हें बर्बाद करके मैं उससे अपना बदला लूंगा। अनोखी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को वो कैसे संभाले। अनोखी कुछ कहने ही वाली थी कि इतने में उसे अंजलि की आवाज सुनाई दी, माँ, बहुत डर लग रहा है। अनोखी ने घबराते हुए इधर उधर देखा, लेकिन अंजलि उसे कहीं नहीं दिखाई दी। अंजलि बार बार अनोखी का नाम पुकार रही थी, मम्मी मम्मी। अपनी बच्ची की आवाज सुनकर अनोखी को ऊना आ गया और उसने झटपटाते हुए कहा, कहाँ है मेरी बच्ची? अरमान ने टैडी हंसी से कहा, तुम्हारी बच्ची जहाँ कहीं भी है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसका हाल भी कुछ तुम्हारे जैसा है। अनोखी ने रोते हुए कहा, देखो प्लीज तुम्हें मेरे साथ जी करना है कर लो, लेकिन प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दो, उसे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरमान ने अनोखी के गालों को सहला के कहा, बेबी डॉल,
तुम तो इतने में ही रो रही हो, लेकिन तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए क्या सोच रखा है। ये सुनकर अनोखी की सांसें थाम गई और उसने लड़खड़ाती हुई जुबां से कहा, तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ? अनोखी का दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था और उसका दिल चीख चीख के कह रहा था कि कुछ तो बहु बुरा होने वाला है। अरमान ने अनोखी की थोड़ी पकड़ ली और कहा, तुम सच में जानना चाहते हो कि मैंने क्या सोच रखा है तुम्हारे लिए? अरमान के चेहरे पे खुजफनक हंसी थी और अनोखी डरते हुए उसे देख रही थी। अनोखी बस देखती ही रह गई और अरमान ने ताली बजाई। अरमान की ताली बजाते ही एक मोटा सा आदमी अंदर आया। उस आदमी को देखते ही अनोखी का दिल थोड़ा सा घबरा रहा था। वो मोटा आदमी अनोखी को ऐसे देख रहा था जैसे उसे अभी नोच खाएगा। अरमान ने उस मोटे से आदमी के ऊपर हाथ रख और कहा, कैसी लगी ये लड़की तुझे? उस आदमी ने अपनी थोड़ी पे हाथ रखकर अनोखी को हवस भरी नजरों से देखा और कहा, माल तो ये बहुत कड़क लग रहा है और इसके दम भी बहुत अच्छे खासे मिलेंगे। ये सुनकर अनोखी की रूह कांप गई और अरमान ने उसे देख के कहा, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, मैंने तुम्हारा सौदा कर दिया यही और कुछ ही देर में मैं तुम्हें दुबई शहर के बहुत बड़े ब्रोथल में भेज दूंगा जहां पर हर रात तुम्हारी नुमाइश होंगी। अनोखी के होश उड़ गए। ये सब सुनकर एक पल के लिए उसकी सांसें थम गई और ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है। अनोखी ने घबराते हुए अपना सर ना में हिलाया और कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरमान ने हंसते हुए कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। वैसे भी तुम्हारी वजह से मेरा कोई बहुत खास मुझसे दूर हो गया है और अब बारी तुम्हारी है। जिस आग में मैं जल रहा हूँ अब उस आग में ऋषभ जलेंगे। अनोखी ने रोते हुए कहा, प्लीज मत करो मेरे साथ ऐसा, मैं एक बच्चे की माँ हूँ। अरमान ने टैडी हंसी से कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी को भी तुम्हारे साथ ही भेज रहा हूँ और उसे तो और भी अच्छे दम मिल जाएंगे, कच्ची काली जो है वो। जब बात अपनी बच्ची की आई तो अनोखी की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने कहा, खबरदार अगर मेरी बच्ची को हाथ भी लगाया तो तुम्हारे शर्म नहीं आती इतनी सी छोटी सी बच्ची के बारे में ऐसी बातें करना। अरमान ने हंसते हुए कहा, माफिया की दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई सही और गलत नहीं होता। होता है तो बस बदला और उस बदले को पूरा करने के लिए हम जैसे लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अरमान के दिल में जरा सी भी दया नहीं थी। उसने एक छोटी सी बच्ची का दाम लगा दिया था। अरमान ने कहा, तुम्हारे ये तेवर कुछ ठीक नहीं है, ये तेवर तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को बर्बाद कर देंगे। अपनी बच्ची का नाम आते ही अनोखी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई और उसने रोते हुए कहा, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, लेकिन प्लीज मेरी बच्ची को जाने दो यहाँ से। अरमान सोचने की एक्टिंग करने लग गया और उसने कहा, जो कहोगा वो करूंगी तुम। अनोखी जल्दी से हाँ में सर हिलाने लग गई और अरमान ने अपने लोगों को कहा, इसके हाथों की रस्सियाँ खोल दो। अरमान के चेलों ने रस्सियाँ खोल दी और अनोखी अपने पैरों पर खड़ी हो गई और उसने हाथ जोड़ के कहा, थैंक यू मुझे आज़ाद करने के लिए। मैं वादा करती हूँ कि तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी, लेकिन मेरी बच्ची को जाने दो। अनोखी को परवाह नहीं थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसे परवाह थी तो अपनी बच्ची की, और अगर उसे कुछ भी हो जाता तो अनोखी टूट जाती। अरमान ने उस मोटे से आदमी के ऊपर हाथ रख के कहा, तुम इस लड़की का डांस देखना चाहोगे? उस मोटे आदमी की आंखों में हवस तो दिख ही रही थी और उसने जल्दी से अपना सर हिला के कहा, हाँ। अनोखी इतने सारे मर्दों के बीच में सहमी हुई खड़ी हुई थी जब अरमान ने कहा, किस चीज़ का इंतजार कर रही हो तुम? चलो शुरू हो जाओ। अनोखी के कदम रुके हुए थे और वो ज्यादा घबरा रही था। जब अनोखी अपनी जगह से नहीं हिली तो अरमान से उस पर गुस्से से चिल्ला के कहा, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? अनोखी डर गई और जल्दी से डांस करने लगी। अनोखी डरते हुए डांस कर रही थी जब अरमान उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया। अनोखी डर गई और उसने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। अरमान ने अनोखी को नहीं छोड़ा और उसका मुंह पकड़ के कहा, ये कौन सा डांस होता है, थोड़ा सेंसुअल डांस करके दिखाओ, नहीं तो तुम्हारी उस छोटी सी गुड़िया का मैं क्या हल करूंगा तुम सोच भी नहीं पाऊंगी। अंजलि की बात आते ही अनोखी बहुत इमोशनल हो गई। वो अपनी बच्ची को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। अनोखी ने अपनी आंखें बंद करी और कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी को कुछ भी नहीं होने दूंगी। अनोखी ने अपना दिल पक्का किया और उसने अपनी आंखें खोली और सेंसुअल डांस करना शुरू कर दिया। अनोखी कभी नज़ाकत से अपनी कमर मटकला रही थी तो कभी अपने हाथों से गंदे गंदे इशारे कर रही थी।
अनोखी इतने सारे मर्दों के सामने इतना वल्गर डांस करके बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी, लेकिन वो करती भी क्या क्योंकि दाव पे उसकी बेटी को लगी हुई थी। अनोखी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और वो डांस करती जा रही थी। डांस करते करते अनोखी के कदम लड़खड़ा गए और वो अरमान के पैरों पे गिर गई। अरमान ने अनोखी का मजाक बनाते हुए कहा, आज ऋषभ यहाँ होता तो बहुत मजा आता। अपने प्यार को ऐसे डांस करते हुए देख वो टूट जाता, लेकिन मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा था। अनोखी ने अरमान के पैरों पर गिड़गिड़ा के कहा, तुमने जो कहा मैंने वो कर दिया, लेकिन प्लीज अब तो मेरी बच्ची को जाने दो। अरमान ने अनोखी के हाथ पे अपना पैर रख दिया और कहा, तुम कितनी भोली हो, तुम्हें सच में लगा कि एक डांस के बदले में तुम्हारी बच्ची को जाने दूंगा। अनोखी शॉक हो गई और उसने कहा, तुमने मुझसे झूठ कहा था। अरमान ने कहा, ऋषभ के साथ रहने के बावजूद भी तुम समझ नहीं पाई कि मर्दों की जुबान की कोई कीमत नहीं होती। अनोखी ने रोते हुए कहा, प्लीज मत करो मेरे साथ ऐसा। मेरा तो ऋषभ से कोई लेना देना भी नहीं है। 5 साल हो गए हमें अलग हुए। अरमान ने हंसते हुए कहा, मैं सब जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि चाह कितने भी साल हो जाए लेकिन तुम हमेशा ऋषभ के दिल में ही रहोगी, और अगर ऋषभ को तोड़ना है तो तुम्हें बर्बाद करना होगा। एक इंसान तभी टूटता है जब उसका प्यार बर्बाद होता है। अनोखी समझ गई थी कि अब कोई रास्ता नहीं है बचने का। अरमान ने अनोखी को ठुकार मरते हुए कहा, तैयार हो जाओ सारे आम बिकने के लिए। अनोखी अपने मुंह पर हाथ रखकर रो रही थी और अरमान ने कहा, आज रात बहुत बड़ा खेल होने वाला है नफरत का, और इस नफरत में सब दाह जाएगा। अरमान के इरादे पक्के थे, लेकिन देखना यह था कि क्या ऋषभ अपने प्यार को बचा पाएंगे। तारांकन आधी रात हो गई थी और ऋषभ पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था और अनोखी को ढूंढ रहा था। ऋषभ की आंखों में गुस्सा भी है, आंसू भी थे और सब कुछ बर्बाद करने का जुनून भी था। ऋषभ ने स्पीड बढ़ा दी और वह पागल हो गया था अनोखी के लिए। ऋषभ बेपरवाह गाड़ी चला रहा था जब उसके आदमी का फोन आया उसके पास। ऋषभ ने फोन स्पीकर पे रख दिया और कहा, कुछ पता चला अनोखी का। ऋषभ के आदमी ने फोन के दूसरी तरफ कहा, बॉस आज अरमान बहुत बड़ा ऑक्शन करने वाला है। ये सुनकर ऋषभ ने गाड़ी के ब्रेक एकदम से दबा दिए और उसने कहा, इस बात का क्या मतलब है। ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था कि सामने वाला लड़का कहने की कोशिश क्या कर रहा है। फोन के दूसरी तरफ बंदे ने हिचकिचाते हुए कहा, बॉस आज वो एक नई लड़की का ऑक्शन करने वाला है और हो सकता है कि उनमें से एक अनोखी भी हो। आज ऑक्शन में बड़े बड़े लोग आने वाले हैं और खबर ये है कि एक छोटी बच्ची भी होगी इस ऑक्शन में। ये सुनकर ऋषभ के दिल से आह निकल गई और उसकी आंखें गुस्से से भर गई और उसने चिल्ला के कहा, जान से मार दूंगा मैं उस साले को अगर अनोखी को किसी ने छुआ भी तो। ऋषभ ने गुस्से में फोन पे कहा, मुझे ऑक्शन की सारी डिटेल्स चाहिए जल्द से जल्द। ये कहकर ऋषभ ने फोन काट दिया और चल पड़ा अपने प्यार और छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए। क्या मोहब्बत की नीलामी हो जाएंगी आज के ऑक्शन में? ... ऋषभ के आदमी ने जैसे ही लोकेशन भेजी वो गाड़ी तेजी से बहक कर ले गया। ऋषभ के सर पर जुनून सवार था, उसे कैसे भी करके बस अनोखी को बचाना था। कुछ ही देर में ऋषभ बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गया और वहां पर बस एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, बाकी सब वीरान था। ऋषभ ने ज्यादा नहीं सोचा और अपनी बंदूक कमर में लटका के गाड़ी से उतार गया। ऋषभ की आंखों में इतना गुस्सा भरा हुआ था कि आज तो वो किसी की जान लेकर ही रहेगा। ऋषभ उस छोटे से कमरे में पहुंचा लेकिन वहां कुछ नहीं था। ऋषभ ने गुस्से में फोन अपने आदमी को मिलाया और उस पर चिल्लाते हुए कहा, ये तुमने मुझे कौन सी जगह का एड्रेस भेजा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फोन के दूसरी तरफ उस आदमी ने कहा, लेकिन बॉस मुझे तो किसी ने बताया था कि अरमान की लती हुई लड़कियां यहीं से जाती है। ऋषभ ने गुस्से में अपना सर पकड़ लिया और कहा, देखो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है बर्बाद करने के लिए, इसलिए जैसे भी करके मुझे बताया कि अरमान कहाँ लेकर गया है अनोखी को। ये कहकर ऋषभ ने फोन काट दिया और उसी वक्त यहाँ और आरव भी आ गया अपने लोगे बंदूक के साथ। आरव ने कहा, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? ऋषभ ने इरिटेट होकर कहा, जो यहाँ तू करने आया है मैं भी वही कर रहा हूँ। आरव ने अपनी बंदूक अपनी कमर में डाल के कहा, मैं अनोखी को कैसे भी करके ढूंढ लूंगा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तू दिल्ली वापस जा सकता है। ऋषभ ने हंसते हुए कहा, तेरे लिए कहना आसान है क्योंकि तू अनोखी से प्यार नहीं करता, लेकिन मैं उससे बेइंतहा प्यार करता हूँ। जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि वो ठीक है तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आरव ने कहा, अनोखी बीवी है मेरी, मैं प्यार करता हूँ उससे और अपनी बच्ची से भी।
ऋषभ ने सीरियस होकर कहा, करता होगा पतू प्यार, लेकिन मेरे बार बार अनोखी को इस पूरी दुनिया में कोई प्यार नहीं करता। आरव चिढ़ रहा था ऋषभ का प्यार देखकर, और इससे पहले वो कुछ कह पाता इतने में आरव का आदमी भागता हुआ आया और उसने कहा, बॉस एक बस मोली है जिसमें बहुत सारी लड़कियां हैं। ये सहन कर आरव और ऋषभ दोनों के दिल में उम्मीद जग गई और वो दोनों भागकर बस के पास गए। ऋषभ की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी, बस इसे यही था कि अनोखी एकदम ठीक हो। ऋषभ बस में चढ़ गया और उसके पीछे पीछे आरव भी। बस में बहुत सारी लड़कियां थी और सब हालत बहुत खराब थी और सब बहुत डरी हुई भी लग रही थी, लेकिन उनके से अनोखी कोई नहीं थी। ऋषभ की सारी उम्मीदें टूटती जा रही थी और उसने चिल्ला के कहा, कहाँ है अनोखी? ऋषभ की आवाज़ सुनकर सब लड़कियां डर गई और कीच तो रोने भी लगी। उन सब में से एक लड़की आगे आई और उसने कहा, साहब प्लीज़ हमें मत बेचो। वो लड़की गिड़गिड़ाने लग गई और ऋषभ ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए उससे कहा, आप में से किसी को भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आप लोगों को सही सलामत आपके घर पहुंचा देगा, लेकिन बस हमें इतना बता दीजिए कि अरमान का ऑक्शन हाउस कहाँ पर है। ऋषभ सारी लड़कियों को उम्मीद भरी नज़रों से देखने लग गया और एक बहादुर लड़की आगे आई और उसने कहा, उस जानवर का ऑक्शन हाउस यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक बड़े से मेंशन में है। ये सुनकर ऋषभ ने हाथ जोड़ लिए और कहा, थैंक यू, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा और आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरे आदमी कुछ ही देर में यहाँ आकर आप लोगों आपके घर पहुंचा देंगे। ये कहकर ऋषभ बाहर चला गया और वो जल्दबाजी में अपनी गाड़ी में बैठने ही वाला था कि आरव ने उसे पीछे से आवाज़ दी। ऋषभ पीछे मुड़ा और उसने कहा, देख मेरे पास तुझसे उलझने का वक्त नहीं है और न ही मैं अनोखी को तुमसे छीनना चाहता हूँ, मैं तो बस उसे बचाना चाहता हूँ और इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। आरव ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि अनोखी से तुम प्यार करते हो तो अनोखी से मैं भी प्यार करता हूँ और हम दोनों की ताकत के सामने वो अरमान नहीं रुक पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ ने हाँ में सर हिलाया और वो और आरव गाड़ी में बैठकर चले गए अनोखी के पास। ऋषभ और आरव दोनों के दिल में अनोखी थी, लेकिन ऋषभ के प्यार में तो बात ही कुछ अलग थी और कहीं न कहीं आरव को भी ऋषभ के सच्चे प्यार का एहसास हो रहा था। ऋषभ और आरव का प्यार क्या अनोखी को सही वक्त पर ढूंढ पाएगा? तारांकन। अनोखी अरमान के मेंशन में थी जहां उसकी आज बोली लगने वाली थी। अनोखी को एक छोटे से कमरे में बंद रख रखा था। अनोखी दरवाजे के पास खड़ी थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे मेरी बच्ची के पास जाना है। तुम सब कैसे राक्षस हो एक बच्ची के साथ ऐसा कर रहे हो? भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। अनोखी रोते हुए चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं थी। अनोखी अपना सर दीवार पर मार रही थी और हाथ जोड़कर उसने ऊपर वाले से कहा, हे भगवान मेरे साथ जो करना है कर लो, लेकिन प्लीज़ मेरे बच्ची को बचा लो। अंजलि के गम में अनोखी रोए जा रही थी जब एकदम से उसके कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से खोला। अनोखी सहम गई और कमरे में एक मॉडर्न सी लड़की आई जिसने बहुत ही छोटे कपड़े पहन रखे थे। उस लड़की के कपड़े इतने छोटे थे कि उसका शरीर भी ठीक से ढक नहीं पा रहे थे। अनोखी ने उस लड़की को हैरानी से देख के कहा, तुम कौन हो? वो लड़की अनोखी के पास इतराती हुई आई और उसने अनोखी की तरफ कपड़े फेंक के कहा, जल्दी से इन कपड़ों में तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में तुम्हारी बोली लगने वाली है। अनोखी ने ज़मीन से वो ड्रेस उठाए और वो एक पिंक कलर की बेबी डॉल ड्रेस थी जो उसके फिगर से बहुत ऊपर थी और पीछे से बैकलेस थी और ऊपर से स्ट्रपलेस थी। ऐसी भद्दी ड्रेस अनोखी ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी और न ही वो देखना चाहती थी। अनोखी ने वो ड्रेस कमरे के किसी कोने में फेंक दी और कहा, मैं ये ड्रेस नहीं पहनने वाली, मुझे बस ये जानना है कि मेरी बच्ची कहाँ पर है। अरमान की भेजी हुई लड़की गुस्से में आ गई और उसने अनोखी के बाल पकड़ लिए और कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई ड्रेस फेंकने की, तू समझती क्या है अपने आप को? वो लड़की अनोखी के बाल बहुत तेजी से खींच रही थी। अनोखी को दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन फिर भी उसके होठों पे बस एक ही सवाल था, कहाँ है तेरी बच्ची? उस लड़की ने कहा, तेरी बच्ची का भी तेरी तरह सौदा होने वाला है। अनोखी गुस्से से भर गई और उस लड़की ने कहा, आज यहाँ पहली बार एक छोटी बच्ची की बपली लगने वाली है, बहुत मज़ा आएगा। अनोखी ने गुस्से में उस औरत के ऊपर थूक दिया और कहा, कैसी औरत हो तुम, एक बच्ची के बारे में ऐसी बातें बोलते हुए तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? तुम जैसी औरतें ही कलंक होती है समाज पर। अनोखी गुस्से में गहरी सांसें ले रही थी और उस लड़की ने जोर से अनोखी को थप्पड़ मार दिया और कहा,
तेरी औकात दो कौड़ी की है, आउट तूने मुझ और थूका, तेरी हिम्मत कैसी हुई। वो लड़की अनोखी के गालों पर थप्पड़ मारती जा रही थी लेकिन अनोखी के मुंह से उफ नहीं निकली। वो इतने गुस्से में थी कि उसका मन कर रहा था कि वो क्या से क्या कर दे। उस लड़की ने अनोखी को थप्पड़ मारते हुए कहा, बोल कपड़े पहनेगी या नहीं ये। अनोखी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, नहीं पहनूंगी ये भद्दे कपड़े, मुझे बस मेयर बेटी तक ले चलो नहीं तो। अनोखी उस लड़की को धमकी देने लगी और हंस लड़की ने अनोखी के बाल पकड़ के कहा, लगता है तू ऐसे नहीं सुधरेगी, तेरे की तो बहुत मरम्मत करनी पड़ेगी। उस लड़की ने फिर से अनोखी पर हाथ उठाना ही चाह रही थी लेकिन उसका हाथ हवा में ही रह गया। अरमान ने उस लड़की का हाथ पकड़ के उसे खड़ा किया और कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये लड़की कितनी नायाब है मेरे लिए, जो तुम मार मार कर इसका चेहरा खराब करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें अंदाज़ा भी है इस लड़की के लिए बाहर कितना बड़ा ऑक्शन किया है मैंने। उस लड़की ने सर झुका लिया और कहा, सॉरी बॉस लेकिन ये लकड़ी बहुत ही ढीठ है, कपड़े पहनने को तैयार ही नहीं हो रही थी। अरमान ने अनोखी को देखा और अनोखी ने उसे धक्का कर गुस्से से कहा, तुम्हें जो करना है कर लो लेकिन मैं ये कपड़े किसी भी कीमत पे नहीं पहनने वाली। अरमान ने हंसी छूट गई अनोखी को देखकर और उसने कहा, ले तो वक्त बताएगा कि तुम क्या पहनूंगी और क्या नहीं। अरमान ने अनोखी को इग्नोर कर सिया और अपने सामने खड़ी हुई लड़की से कहा, तुम अनोखी का मुझ पर छोड़ दो और जाओ उसकी बेटी को सजाओ। ये सुनकर अनोखी की आंखें फटी की फटी रह गई। अरमान की बात सुनकर वो लड़की जाने लगी और अनोखी फटाफट खड़ी हो गई और उसके चिल्ला के कहा, खबरदार अगर मेरी बेटी के पास भी गई तो तुम जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। वो लड़की कमरे से चली गई और अनोखी ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया ही था कि अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच के कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ ही देर में तुम दोनों माँ बेटी एक दूसरे के साथ ही होंगी। अनोखी अंदर से टूट चुकी थी लेकिन फिर भी कैसे तैसे उसने अपनी हिम्मत बढ़ा रखी थी। अनोखी ने हिम्मत से अरमान को आंखों में देख के कहा, मुझे नहीं पता तुम कौन सा खेल खेल रहे हो लेकिन मेरी बेटी को इन सब से दूर रखो। अनोखी गुस्से से अरमान को देख रही थी लेकिन अरमसन को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने बड़े ही बेशर्म तरीके से कहा, तुम मेरे लाए हुए कपड़े पहनूंगी या नहीं। अरमान अनोखी की आंखों में देख रहा था और अनोखी ने भी उसकी आंखों में देख के कहा, नहीं पहनूंगी ये कपड़े और ये फैसला आखिरी है मेरा। अरमान के चेहरे पे टेढ़ी हंसी आ गई और उसने कहा, ठीक है अगर तुम ये ड्रेस नहीं पहनना चाहती तो, लेकिन फिर तुम्हारी बेटी को मैं इससे भी रेवेलिंग ड्रेस पहनाकर सबके सामने नुमाइश के लिए खड़ा कर दूंगा। ये सुनकर सनोखी टूट गई सुर उसने रोते हुए अरमान का काला पकड़ लिया और कहा, कैसे लोग हो तुम, एक बच्ची का सतह इतना गलत करते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या। अनोखी की आंखों से बेबसी के आंसू बहे जा रहे थे। वो अपनी बच्ची को बचाना चाहती थी लेकिन वो हालातों के हाथों मजबूर होकर रह गई थी। अरमान ने अनोखी का हाथ अपने कालर से झटक दिया और कहा, नहीं आती शर्म, शर्म मुझे आती होती तो तुम और तुम्हारी बेटी यहाँ थोड़ी ना होती। चलो मेरा वक्त मत जाया करो, कपड़े पहनो और बाहर आ जाओ। अनोखी बस रोते हुए अरमान को देखे जा रही थी इस उम्मीद में कि काश उसे शर्म आ जाए लेकिन अरमान तो हैवान था। उसने अनोखी की तरफ देखा और सीरियस होकर कहा, मेरी बात हल्के में लेने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं धमकी नहीं देता, सीधा करके दिखाता हूँ। अनोखी ने हालातों के सामने हाथ खड़े कर लिए और जमीन से ड्रेस उठा ली। अनोखी को हार मानते हुए देख अरमान ने उसके सर पे थपथपाया और कहा, गुड गर्ल। ये कहकर अरमसन चला गया और अनोखी ने अपनी बेटी की खातिर रोते हुए वो ड्रेस ये ली। अनोखी उस ड्रेस में बहुत ही चीप लग रही थी। उसका शरीर भले की नुमाइश करवाने के लिए तैयार हुई लेकिन उसकी आंखें उसके दिल का हाल बयां कर रही थी। अनोखी उन कपड़ों में तैयार हो गई और दोबारा से कुछ ही देर में वो लड़की फिर से वापस आई और अनोखी को उस ड्रेस में देखकर उसने कहा, आखिर तुम्हारी अकड़ उतार ही दी बॉस ने। वाक्य में अनोखी की अलग खत्म हो गई और उसने धीमी आवाज में बेबसी से कहा, मेरी बेटी अंजलि कहाँ है। उस लड़ी ने जवाब दिया, वो भी तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा लेकिन तुम फिलहाल के लिए मेरे साथ चलो, अब सबसे और इंतजार नहीं होता तुम्हारा। वो लड़की अनोखी का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई और जैसे ही अनोखी बाहर गई उसे सीटियों की आवाज आने लग गई। पूरा एरिया माफिया के लोगों से भरा हुआ था, कोई सिगरेट पी रहा था तो कोई अनोखी के लिए हवस लिए खड़ा था। अनोखी की हालत उस बकरी जैसी हो गई थी जो थोड़ी ही देर में हलाल होने वाली है। अनोखी डर गई और उसने अपने कदम पीछे लेकर कहा, मैं इन लोगों के सामने नहीं जाऊंगी। अनोखी घबराकर अपने कदम पीछे ही लेने लगी थी कि उसकी कमर किसी से टकरा गई।
अनोखी घबराकर पीछे मुड़ी और उसने सामने अरमान खड़ा हुआ था। अरमान ने अनोखी का हाथ पकड़ के कहा, तुम भी बहुत जल्दी हार मान जाती हो, अभी तो असली मजा आना शुरू ही हुआ है। अनोखी ने अरमान की कैद से अपना हाथ छोड़वाते हुए कहा, प्लीज हमें जाने दो। अनोखी गिड़गिड़ा रही थी लेकिन अरमान ने उस पर जरा सी भी दया नहीं करी और उसका हाथ पकड़कर स्टेज पे ले गया। अनोखी इतना शर्मिंदा महसूस कर रही थी कि वो अपनी नजरें भी उठा नहीं पाए और अरमान ने तेज आवाज में कहा, जिस पल का आप सबको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और आज इस डुंडेर पारी की बोली लगेगी। जो इसला सही दाम लगाएगा वो इसे अपने साथ ले जाएगा। सब लोग अपने शराब का गिलास उठाकर चेयर्स करने लगे और अनोखी का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। अरमान ने तेज आवाज में कहा, तो फिर आप लोग इंतजार किस चीज का कर रहे हैं, चलिए बोली शुरू करते हैं। एक के बाद एक अनोखी की बोली लगना शुरू हो गई। किसी ने अनोखी की लाखों में बोलियां लगाई तो किसी ने करोड़ों में। अनोखी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे जब एक आदमी ने कहा, 2 करोड़। 2 करोड़ सुनकर किसी की आवाज नहीं निकली और सब लोग खामोश हो गए। अरमान ने हंसते हुए कहा, लगता है इस लड़की का कोई 2 करोड़ से ज्यादा दाम लगाने के लिए तैयार नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ये हुसैन की पारी डी के करोड़ में बिल चुकी है। अनोखी का खरीददार आगे आया और वो एक मुस्टंडा था जो अनोखी को अपनी हवसला शिकार बनाना चाहता था। अरमान ने अनोखी को उस मुस्टंडे के पास धक्का दे दिया और कहा, एंजॉय। अनोखी का सौदा तो हो गया लेकिन कहाँ है ऋषभ और ... 1017 1344 फर्नीचर बुढ़ी बड़ी। अनोखी बे उस मुस्टंडे की बहू में झटपटाते हुए कहा, छोड़ो मुझे। उस मुस्टंडे ने अनोखी को हवस भरी नजरों से देख के कहा, ऐसे कैसे छोड़ फो तुम्हें, तुम्हारी पूरी कीमत दी है मैंने और अब तो मैं तुम्हें हुने साथ ही लेकर जाऊंगा। वो आदमी अनोखी को घसीटने लग गया। अनोखी ने बहुत कोशिश करी उससे लड़ने की लेकिन एक लड़की की ताकत हमेशा एक आदमी से कम ही पड़ जाती है। अनोखी ने चिल्लाते हुए कहा, प्लीज जाने दो मुझे। अनोखी बिलक बिलक कर रो रही थी, चिल्ला रही थी लेकिन वो आदमी नहीं रुका। अरमान को अनोखी की हालत देखकर बहुत ही मजा आ रहा था। अरमान ने माइक हाथ में लिया और कहा, अभी तो बस ये ट्रेलर था, आज रात का खास खिलौना तो बाकी है, तो हल सब दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि अब ये नन्ही सी कच्ची कले आने वाली है और आज रात वहाँ वो होगा जो किसी ने नहीं देखा होगा। अनोखी समझ गई थी कि यह क्या होने वाला है। अनोखी ने चिल्लाकर अरमान से कहा, बस करो अपनी ये हैवानियत, बच्ची है वो। अरमान ने अनोखी को इग्नोर कर दिया और सीटी बजा के अपने आदमियों को सिग्नल दिया। एक लड़की अंजलि को गोद में उठाकर लाए और सबके बीच में आकर खड़ी हो गई। अंजलि ये येलो कलर की फ्रॉक पहन रखी थी, एकदम एंजल जैसी लग रही थी लेकिन बेचारी इधर इधर परेशानी में देख रही थी। उसको पता ही नहीं था कि ये दुनिया कितनी बेदर्द है कि एक छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ती। अंजलि डर रही थी और उसने साइड में देखा और अपनी मम्मी को देखकर उसके होठों पे हंसी आ गई। अंजलि ने बहे फैलाए और कहा, मम्मी। अपनी बेटी को देखकर अनोखी की आंखों में आंसू भर गए और उसने कहा, बेटा आप डरो माँ, माँ यही है। अंजलि बहुत डर गई थी और रो रही थी अपनी माँ के पास जाने के लिए। अनोखी ने अरमान की तरफ देखा और तरस भरी नजरों से कहा, प्लीज मेरी बेटी का सौदा मत करो, कम से कम ये तो देख लो कि कितनी छोटी है वो, 4 साल की है मेरी बच्ची। अरमान ने एटीट्यूड से कहा, तो मैं क्या करो, आज 4 साल की है लेकिन कल तो 21 की होंगी ना, और मुझे पूरा यकीन है कि ये भी अपनी माँ की तरह बेहद खूबसूरत बनेगी बड़े होकर। जैसे आज इसकी माँ बिजलियाँ गिरा रही है, कल को ये भी बिजलियाँ गिराएंगी। अनोखी ने चिल्ला के कहा, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें, एक बच्ची के बारे में ऐसी बातें बोलते हुए। अनोखी का खून जल रहा था, उस वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि वो क्या से क्या कर दे। ऑक्शन में आए सारे लोग एक दूसरे को देख रहे थे और यही सोच रहे थे को कौन होगा सीओ हैवान जो इतनी सी छोटी सी बच्ची की बोली लगाएगा। अरमान ने अनोखी को अनदेखा कर दिया और कहा, ये नन्ही कली की बोली शुरू करते हैं। अरमान बोली शुरू करने ही वाला था कि ऑक्शन में आए एक माफिया लीडर ने कहा, ये क्या हो रहा है अरमान, हम सब गुंडे जरूर है लेकिन इतनी सी बच्ची की बोली हम कैसे लगा सकते हैं, हम सब इतने बड़े हैवान भी नहीं हैं। ये सुनकर अनोखी को खुशी हुई और उसके दिल में उम्मीद लग गई कि क्या पता उसकी बेटी बच जाए। अरमान ने हंसते हुए कहा, जो भी इस लड़की को लेगा वो फायदा में ही रहेगा। कच्ची कले आजकल मिलना कितना मुश्किल है, बाकी फायदा आप सबका है लेकिन आज इस लड़की को कोई तो अपने घर लेकर ही जाएगा। अरमान ने बोलो शुरू कर दी, 3 करोड़।
अरमान बोली लगाए जा रहा था और सब लोग खामोश थे। अरमान 5 करोड़ तक पहुंच गया था लेकिन किसी ने भी अपना हाथ नहीं उठाया। अनोखी ने चैन की सांस ली ही थी कि इतने में भीड़ में से एक बंदे ने कहा, 6 करोड़। सब लोग उस आदमी को देखने लग गए और अरमान ने कहा, ठीक है, हो गया इस बच्ची का सौदा। बेच दिया गया है इसको 6 करोड़ में। अंजलि की बोली लगाने वाला बांदा आगे बढ़ रहा था और अनोखी ने झटपटाते हुए उसे वार्निंग दी, खबरदार अगर मेरी बच्ची के पास आने की कोशिश भी की तो। अनोखी ने उस आदमी की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि अनोखी के करोड़दार ने उससे पीछे खींच किया और कहा, तुम बस अपना सोचो, तुम्हारी बेटी का जो होगा वो होगा लेकिन तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। फिर से वो मुस्टंडा अनोखी का हाथ पकड़ कर ले जाने लगा। अंजलि का खरीदार बस अंजलि को गोद में लेने ही वाला था कि इतने में तेज गोलियों की आवाज़ पूरे ऑक्शन एरिया में घूमने लगी। सब लोग शॉक हो गए और सबने पीछे मोड़ के देखा कि माफिया किंग ऋषभ खड़ा था। ऋषभ ने बहुत ही बड़ी बंदूक हाथ में ले रखी थी। उसे बंदूक कहना भी गलत होगा क्योंकि वो तो बरोर था जो एक साथ कई सारे लोगों को मार सकता था। ऋषभ के साथ में आरव खड़ा था और उसने भी उतनी ही बड़ी बंदूक हाथ में ले रखी थी। ऋषभ ने चिल्ला के कहा, अगर अनोखी और अंजलि को किसी ने हाथ भी लगाया तो यही भून के रख दूंगा। ऋषभ को देखकर अनोखी ने चैन की सांस ली और उसे यकीन हो चुका था कि अब उसे कुछ नहीं हो सकता। जब तक ऋषभ उसके साथ है वो उसका बाल भी बका नहीं होने दे सकता। ऋषभ की आंखों में ज्वाला जल रही थी जिसे देखकर सब लोगों की हालत टाइट हो रही थी। आरव ने सबसे कहा, अगर तुम सबको अपनी भलाई चाहिए तो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ आज की रात बहुत बड़ा तांडव होने वाला। यही सब लोग डर के जाने लगे। जिस आदमी ने अनोखी का हाथ पकड़ रखा था वो भी अपनी जान बचा के भाग गया। अनोखी मौका मिलते ही अपनी बेटी अंजलि के पास गई और उसे गोद में उठाकर चूमने लगी। अनोखी ने रोते हुए अंजलि के मारे को चूमा और कहा, बेटा डरने की कोई जरूरत नहीं है, मम्मी है ना आपके साथ। अनोखी ने अपनी बेटी को सीने से लगा रखा था और अनोखी ने अरमान को देख के कहा, बहुत तमाशा बना लिया तुमने मेरा, अब असली तमाशा तो तुम्हारा बनने वाला है। अरमान ने अनोखी से हंस के कहा, रात अभी बहुत लंबी है मेरी जान, कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। ऋषभ और आरव आगे बढ़ रहे थे और ऋषभ ने गुस्से में कहा, गिरा हुआ तो तू पहले से ही था लेकिन इतना गिर जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। तू बस देखता जा कि मैं तेरा क्या हाल करूंगा। अब तू मौत के लिए तड़पेगा लेकिन मौत तुम्हारे करीब नहीं आएंगी। रिधाब ने अपनी बंदूक अरमान पर तान दी लेकिन अरमान के चेहरे पे जरा सा भी डर नहीं था बल्कि वो तो बड़ा ही कॉन्फिडेंट लग रहा था। अरमान ने हंसते हुए कहा, तुझे क्या लगा कि मैं अकेला हूँ? मेरा भाई पीछे मोड़ के तो देख, फौज खड़ी है तेरे पीछे। ऋषभ और आरव ने पीछे मोड़ के देखा और वो हैरान हो गए। पूरा घर अरमान के आदमिती से घिरा हुआ था और सभी के सभी गन के साथ लोडेड थे। अरमान ने ऋषभ की तरफ कदम बढ़ा के कहा, तूने बहुत बड़ी गलती की यहाँ आकर, अब तो यहाँ से तेरी लाश ही जाएंगी। ऋषभ अपनी बंदूक का ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अरमान ने कहा, जरा सी भी ये गलती मत करियो, और वह पर अनोखी और उसकी छोटी सी बच्ची अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। ऋषभ की बात गुस्सा आ रहा था। आरव ने उसकी बंदूक पर हाथ रख के कहा, ये वक्त गुस्से में काम लेने का नहीं है बल्कि होशियारी से काम लेने का है। ऋषभ ने अपना गुस्सा शांत किया और अरमान की तरफ देख के कहा, देख जो भी मामला है वो डेरा और मेरा है, इसलिए अनोखी और अंजलि को जाने दे। तुझे जो चाहिए मैं सियो तुझे दूंगा। अरमान अनोखी के पास गया और उसने उसके जोर से बाल पकड़ लिया। अनोखी की जोर से चीख निकल गई और अंजलि रोने लगी अपनी मां को देखकर। ऋषभ और आरव ने जोर से चिल्लाया। अरमान ने हंसते हुए कहा, वाह क्या बात है लड़की, लेकिन 2 दीवाने हैं इसके। खैर में तो ये समझने की कोशिश कर यहाँ हूँ कि इस लड़की में ऐसा क्या है जो 2 माफिया लीडर इसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार है। ऋषभ से उसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसने कहा, अरमान रुक जा, नहीं तो तेरी मौत बहुत ही भयानक होगी। सच बता रहा हूँ तू अपनी खुद की शक्ल भी पहचान नहीं पाएगा। अरमान ने भी गुस्से में कहा, वो तो वक्त बताएगा कि कौन किसको मरेगा। तुम इस लकड़ी के लिए मेरे भाई रोमानो को तूने बड़ी बेरहमी से मारा था ना, अब देख मैं इसका क्या करता हूँ। अनोखी शौक ही गई ये जानकर कि अरमान रोमानो का भाई है। अरमान ने अनोखी को जोर से धक्का दे दिया और अनोखी अपनी बेटी के साथ जमीन पे गिर गई। अंजलि को बहुत जोर से लगी और वो रोने लगी। ऋषभ और आरव ने गुस्से में कदम बढ़ाया ही था कि अरमान ने कहा, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो अनोखी के साथ और भी बुरा हो सकता था।
ऋषभ गुस्से की आग में जलता रह गया, लेकिन अनोखी की सलामती के लिए उसने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया था। अरमान ने अनोखी के बेहमी से बाल पकड़ के उसे खड़ा किया और कहा, तुम दोनों को बड़ा आशिकी का खुमार चढ़ा है न? तो ठीक है, आज देख ही लेता हूँ कि कौन अनोखी का कितना बड़ा आशिक है। अरमान ने ऋषभ और आरव को कहा, दोनों के दोनों अपनी बंदूक नीचे रख दो। आरव ने तो अपनी बंदूक नीचे रख दी, लेकिन ऋषभ ने नहीं सुनी। वो अभी भी अरमान को बहुत ही गुस्से में देख रहा था। अरमान ने गुस्से में कहा, तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दी क्या? ऋषभ ने गुस्से में तिलमिलाते हुए कहा, मैंने कहा अनोखी को छोड़। अरमान ने अनोखी के बाल और तेजी से खींचे और कहा, मुझे तेवर मत दिखा, तेरी जान मेरे हाथों में है। चुटकी बजाते ही तेरी इस माशूका को बर्बाद कर दूंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। ऋषभ को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अरमान को ऐसे देख रहा था जैसे उसकी जान ही ले लेगा। अरमान ने ऋषभ को तोड़ने के लिए अनोखी के गालों पे बड़े ही प्यार से हथेलिया और कहा, पता नहीं इस लड़की में ऐसा क्या खास है कि दोनों माफिया लीडर इसको लिए अपनी जान हथेली में लेकर घूम रहे हैं। ऋषभ ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अनोखी से अपना हाथ हटा, नहीं तो जाने ले लूंगा तेरी। जैसे तेरे भाई के हाथ काटे थे न, वैसे ही तेरे हाथ भी काट दूंगा। ऋषभ गुस्से में गहरी सांसें ले रहा था। आरव उसे शांत करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन ऋषभ तो ऋषभ है, वो जब गुस्से में होता है तो किसी की नहीं सुनता है। अरमान को ऋषभ को ऐसे तिलमिलाते हुए देखने में बहुत मजा आ रहा था यार। उसने ऋषभ को और गुस्सा दिलाने के लिए अनलही की कमर पर हाथ रखकर अपने और करीब कर लिया और अनोखी की गर्दन को चूमने लगा। ऋषभ ने चिल्ला के कहा, रुक जा। ऋषभ अपने आपे से बाहर हो रहा था और इस वक्त वो कुछ भी कर सकता था। अरमान ने अनोखी के कान में कहा, रुक अपने आशिक को, नहीं तो यही तेरी इज्जत का तमाशा बना दूंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगी। ये सुनकर अनोखी घबरा गई। ऋषभ गुस्से से आगे बढ़ ही रहा था कि अनोखी ने बेबस होकर कहा, प्लीज ऋषभ, रुक जाओ और नीचे रख दो अपनी बंदूक। अनोखी की आंसुओं के सामने ऋषभ बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया और उसने बंदूक नीचे रख दी, लेकिन अभी भी उसके गुस्से की ज्वाला शांत नहीं हुई थी। उसी वक्त अरमान ने अपने आदमियों को इशारा किया और उन लोगों ने ऋषभ और आरव को कैद कर लिया। अनजली की रोने की आवाज से इरिटेट होकर अरमान ने चिल्लाकर कहा, कोई इस बच्ची को यहाँ से लेकर जाओ। इसका क्या करना है वो मैं बाद में सोचूंगा। एक लड़की आई और रोती हुई अंजलि को गोद में उठाकर ले गई। अंजलि रोते हुए चिल्ला रही थी, माँ, पापा। अनोखी का दिल जाल रहा था और उसके साथ साथ ऋषभ और आरव का भी, लेकिन वो लोग करते भी क्या। इस वक्त अब अरमान के हाथों की कठपुतली लग रहे थे और कुछ नहीं। अरमान ने अनोखी को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, सारा फसाद इस लड़की की वजह से है, तो क्यों न आज इसकी ही बर्बादी की जश्न मनाया जाए। ऋषभ ने वार्निंग देते हुए कहा, साले तेरा वो हाल करूंगा न मैं कि तेरी 7 पुश्तें भी याद रखेगी। आरव ने भी गुस्से में कहा, अनोखी को जाने दे, हो सकता है हम तेरी जान बख्श दे। इस बात पे अरमान ने हंसते हुए कहा, तुम लोगों की जान खुद खतरे में है, मेरी जान क्या ही बख्शोज तुम। खैर, बेकार की बातों का वॉट हुआ खत्म, अब वक्त है कुछ फन करने का। अरमान ने अनोखी के बालों को सहला के कहा, इन दोनों पे तो तुमने अपने हुसैन का जादू फैला दिया, अब जरा मेरे लिए और मेरे आदमियों के लिए भी कुछ करो। अरमान और उसके सारे लोग हंसने लग गया और अनोखी उसे गुस्से से धकेलने लग गई। अरमान चेयर पे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर बैठ गया और उसने अनोखी को देखते हुए कहा, अगर तुम चुपचाप अपने खरीदार के साथ चली जाती न तो ये जिल्लत तुम्हें बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती, लेकिन अब तो तुम्हारी बर्बादी का तमाशा सब देखेंगे। अरमान ने अपनी झंगों को सहला के कहा, चलो अब वॉट बर्बाद करना बंद करो और बैठ जाओ मेरी झंगों पे और मुझे सेड्यूस करो। कम ऑन बेबी, डोंट स्टैंड एंड सेड्यूस मी। ऋषभ ने जोर से धहक लगाए। अरमान, ऋषभ और आरव दोनों झटपटा रहे थे अरमान को मारने के लिए। अनोखी ने गुस्से से कहा, मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे पास नहीं आओगी। अरमान ने अपनी एक एब्रो ऊपर करी और कहा, सोच लो, अगर तुम मेरी झंगों पे नहीं बैठी न तो तुम्हारे इन दोनों आशिकों को जान से मार दूंगा। ये सुनकर अनोखी के होश उड़ गए और उसने ऋषभ और आरव की तरफ देखा। ऋषभ ने अनोखी को आंख दिखाते हुए कहा, खबरदार अगर उसके करीब भी गई तो तुम। आरव ने भी कहा, अनोखी अगर हम मरते हैं तो मरने दो, लेकिन तुम ऐसे घिनौने आदमी की शर्तें नहीं मानोगी। अब क्या करेगी अनोखी? क्या ऋषभ और आरव की सलामती के लिए अरमान को सेड्यूस करेगी वो? ... अरमान ने अनोखी पे हंसते हुए कहा, सोचने में क्यों वक्त बर्बाद कर रही हो, जल्दी से आओ और मेरी झंगों पे बैठ जाओ।
अरमान अपनी झंगे सहलाने लग गया और मजबूरी में अनोखी ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि ऋषभ ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, अनोखी नहीं तक मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऋषभ ने बहुत कोशिश करी अनोखी को रुकने की, लेकिन वो नहीं रुकी। आरव ने भी चिल्ला के कहा, अनोखी प्लीज रुक जाओ, मत करो ऐसा। अनोखी ने अपने दिल पे पत्थर रख लिया और अरमान की झंगों पे बैठ गई। अरमान ने हंसते हुए कहा, अब ये हुई न कोई बात। अरमान ने अनोखी की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने और करीब कर लिया। जिल्लत कर मारे अनोखी को आंखों से आंसू बहने लग गए और अरमान ने कहा, वैसे मानना पड़ेगा तुमने अदाएं तो है जो किसी भी मर्द को बहका सकती है। ऋषभ बहुत ही बुरे तरीके से झटपटा रहा था और उसका मन कर रहा था कि पूरी दुनिया में आग लगा दे वो। अरमान ने अनोखी के होठों को सहला के कहा, अब मुझे देखी ही रहोगी या फिर सिक्के करने की करूंगी। अनोखी ने जिल्लत में अपनी आंखें बंद कर ली और अरमान ने उसकी झंगे सहला के कहा, कम ऑन बेबी, डोंट बी शाई। अनोखी ने अपनी आंखें खोली और अपने जमी को मारकर वो अरमान को सेड्यूस मरने लग गई। कभी वो नज़ाकत से उसके चेहरे को सहला रही थी तो कभी उसके होठों को। अनोखी का खून खोल रहा था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता भी बचा था। अरमान भी अनोखी के साथ खूब मज़े ले रहा था। वो अनोखी की पतली कमर को सहला रहा था और उसके शरीर को मसल रहा था कपड़ों के ऊपर से ही। ऋषभ अपनी मोहब्बत को ऐसे बदनाम होते हुए नहीं देख पा रहा था। गुस्से में उसका दिमाग खराब हो गया था और उसने अपनी पूरी ताकत से अरमसन के आदमी को धक्का दे दिया जिसने उसे कस के पकड़ रखा था। ऋषभ ने मायका मिलते ही उस आदमी की कमर से बंदूक निकल ली और गोलीबारी शुरू कर दी और आरव ने भी ऐसा ही किया। ऐसा लग रहा था जैसे ऋषभ के सर पे शैतान आ गया हो और वो सबको अपनी गोलियों से छल्ली कर रहा था। गोलियों की आवाज़ सुनकर अरमान ने अनोखी को अपने ऊपर से धक्का दे दिया और अपने आदमियों से कहा, इन दोनों को सीना मत छोड़ना। अरमान के सारे आदमियों ने ऋषभ और आरव को घेर लिया था। ऋषभ ने अपने बालों पे हाथ फेरा और अपनी गर्दन को टेढ़ा करके कहा, अपनी मोहब्बत की कसम खाकर कहता हूँ, तुम सब में से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। ये कहकर ऋषभ ने किसी को लात मारी तो किसी पर घुसे। ऋषभ और आरव दोनों की मंझे हुए खिलाड़ी थी। अरमान के आदमियों में से ऐसा कोई भी नहीं था जो उनके सामने टिक पाए। ऋषभ और आरव की जोड़ी कमाल थी। एक एक करके उन्होंने सारे आदमियों को ढेर कर दिया। किसी को गोली से उड़ा दिया तो किसी के लिए तो उनके हाथ ही काफी थे। अरमान अपने आदमियों को मरते हुए देख परेशान हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। पूरे तरीके से भोखला गया था वो। कुछ ही देर में जमीन पर लाशों के ढेर पड़े थे, लेकिन ऋषभ और आरव डट के वहीं खड़े थे। वो दोनों खून से लटपट थे लेकिन अभी भी थके नहीं थे। आरव गुस्से से अरमान की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लिया और कहा, ये मेरा शिकार है, इसकी जान तो मैं ही लूंगा। तू जा यार, अंजलि को बचा। आरव ने हाँ में सर हिलाया और चला गया अंजलि को ढूंढने के लिए, लेकिन अनोखी वही खड़ी ही। उसका मन नहीं मान रहा था ऋषभ को अकेला छोड़ने के लिए। ऋषभ ने जमीन पे से रोड उठाए और अरमान की तरफ बढ़ते हुए कहा, अनोखी को अपनी झांगों पे बिठाया था न तूने। ऋषभ बहुत बड़ा हवाना लग रहा था उस वक्त और अरमान अपने कदम पीछे लेने लगा। ऋषभ ने जोर से अरमान की तंगी पर रोड मारना शुरू कर दिया। अरमान की बस चीखें सुनाई दे रही थी और ये चीखें ऋषभ के दिल को सुकून पहुंचा रही थी। ऋषभ अरमान को गुस्से में रोड पे रोड मारता गया और उसने कहा, मेरी अनोखी का ऑक्शन किया था न तूने। मेरी मोहब्बत को बेचने की कोशिश की थी न तूने। अब देख तेरा क्या हाल करूंगा मैं। न तो तुझे नरक नसीब होगा और न ही स्वर्ग। ऋषभ अरमान को मारे जा रहा था और अरमान ने कहा, देख रुक जा, तुझे अनोखी को ले जाना है तो कि जा, मैं तेरे रास्ते में नहीं आऊंगा। ऋषभ ने हैवानों की तरह हंसते हुए कहा, अबे साले, अभी तो तू रास्ते में आने के लायक ही नहीं है। ये कहकर ऋषभ ने बहुत जोर से अरमान के हाथों पे रोड मारी। अरमान की चीखें लही की थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अनोखी भी ऋषभ को देखकर हैरान थी और आज ऋषभ ने वकबार और साबित कर दिया था कि चाहे वो जैसा भी हो, लेकिन अनोखी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है वो। ऋषभ बहुत बुरे तरीके से अरमान को मार रहा था और अमुक मिलते ही अरमान ने जमीन से बंदूक उठा ली और सीधा ऋषभ के पैरों पर मार दी। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि ऋषभ को रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं मिला। ऋषभ का बैलेंस बिगड़ गया और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। अनोखी की चीख निकल गई, ऋषभ। अनोखी भगती हुई ऋषभ के पास आई और नीचे बैठकर उसके ओर पर हाथ लगाने लगी। ऋषभ के पैर से खून निकला रहा था। अनोखी बहुत ज्यादा परेशान हो गई और उसने कहा,
जल्दी चलो हॉस्पिटल, बहुत खून निकल रहा है। ऋषभ की हालत देखकर अनोखी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, देख क्या रहे हो मुझे, चलो। ऋषभ के सर पे पागलपन सवार हो गया था। इस वक्त भी वो अपने बारे में नहीं सोच रहा था और उसने कहा है वो अरमान, में उसे जान से मार दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की? ऋषभ इधर उधर नजरें घुमाकर अरमान को दकेहने लग गया, लेकिन अरमान तब तक भाग चुका था। लेकिन ऋषभ का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। अनोखी ने ऋषभ के कंधे पे हाथ रख के कहा, भाग गया वो और तुम हॉस्पिटल चलो। ऋषभ ने अनोखी का हाथ झटक दिया और कहा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं, जब तक मैं उस आदमी की जान नहीं ले लेता। अनोखी ने चिल्ला के कहा, पागलपन बंद करो और चलो मेरे साथ ल। ऋषभ ने अनोखी का हाथ फिर झटक दिया और कहा, मैं नहीं जाऊंगा उस अरमान का खून बहा बिना। उसे तुम्हें छुआ था ना, तुम्हारी नीलामी लगाई थी ना, फिर मैं कैसे उसे जाने दे सकता हूँ? ऋषभ की आंखों में वही जुनून दिखाई दे रहा था जो सालों से गायब था। ऋषभ जैसे तैसे खड़ा हुआ और वो लड़खड़ाता हुआ जाने लगा अरमान को ढूंढने के लिए। जब अनोखी ने चिल्ला के कहा, ये सब क्यों कर रहे हो तुम? ऋषभ पीछे मुड़ा और उसने अनोखी की आंखों में देखा। दोनों के बीच में एकदम खामोशी थी और उनकी आंखें आपस में बातें कर रही थी। अनोखी ने बड़े ही जज्बातों के साथ कहा, हमारे बीच में सब कुछ सालों पहले ही खत्म हो चुका है, फिर क्यों मेरे लिए अपनी जान जोखम में डाल रहे हो? ऋषभ ने अनोखी की आंखों में देखते हुए कहा, भले ही हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन मेरे दिल से तुम्हारे लिए कभी कोई प्यार नहीं मिटा सकता। मेरा दिल आज भी तुम्हारे लोए धड़कता है और आगे भी तुम्हारे लिए ही धड़केगा। और जो कोई तुम्हें हाथ लगाएगा या फिर तुम्हें गंदी नजरों से देखेगा, उसकी जान ले लूंगा मैं। पुराना ऋषभ वापस आ गया था और उसमें वही जुनून था सब कुछ बर्बाद करने का। ऋषभ को दकहकर अनोखी का दिल जोर से धड़क रहा था और ऋषभ ने आखिरी बार अनोखी को देखा और फिर वहां से चला गया। अनोखी बस खड़ी रह गई। आरव अंजलि को गोद में लेकर आया और उसने पूछा, ऋषभ कहाँ है? अनोखी ने कहा, वो आज भी मुझसे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर आरव का दिल टूट गया और उसे लगा कि जो उसने 5 साल अनोखी का दिल जीतने में मेहनत लगाई थी वो एक ही पल में बह गया। आरव ने अपना कोट उतरा और अनोखी को उड़ाते हुए कहा, हमें ऋषभ के पास चलना चाहिए, पता नहीं वो अपने जुनून में हद पार न कर दे। अंजलि आरव की गोद में सो रही थी और अनोखी भागकर गई ऋषभ को ढूंढने के लिए। आरव ने अनोखी को इतना बेचैन देख के कहा, आखिर में जीत सच्चे प्यार की ही होती है। चाहे सच्चा प्यार कितना भी दर्द क्यों न दे, लेकिन इस दिल को तो सारी टॉक्सिक चीजें ही पसंद आती है। यहाराव को अपना प्यार अपने ही हाथों से छूटता हुआ दिखाई दे रहा था और वह खुलेआम सड़क पर ऋषभ लड़खड़ाते हुए अरमान के पेसू भाग रहा था। ऋषभ ने चिल्लाकर कहा, रुल जा नहीं तो तेरी मौत और भी भयानक होगी। अरमान नहीं रुका और अपनी जान बचाने के लिए वो पागलों की तरह भागता रहा। ऋषभ ने अपनी स्पीड और बढ़ा ली और अरमान का काला पकड़कर उसे पेसू खींचा। अरमान जमीन पे गिर गया और ऋषभ से डर कर उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज जाने दो मुझे, मैं आगे से कभी तुम्हारे या अनोखी के रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। ऋषभ ने हंसते हुए कहा, मैं तुझे किसी के रास्ते में आने का मौका ही नहीं दूंगा। ऋषभ अरमान को घुसा मरने शुरू कर दिया और उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। अरमान का मुंह खूनम खून हो रहा था और उसकी आंखें भी बार बार बंद हो रही थी। ऋषभ ने अरमान का काला पकड़ के कहा, इतनी जल्दी नहीं मरने दूंगा तुम्हें, अभी तो तुझे अभी कुछ सहना है। ऋषभ ने अपने होठों से लहू साफ किया और अपने सर से अरमान के सर पे मारने लगा। ऋषभ तो जैसे फौलाद का बना था, उसे तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अरमान का हाल बेहाल हो रहा था। ऐसा लगता था कि ऋषभ के अंदर कोई आत्मा आ गई हो जो खून पिए बिना कहीं नहीं जाएंगी। ऋषभ अरमान को मार रहा था और पीछे से आरव और अनोखी आ गए। ऋषभ को ऐसे देखकर अनोखी घबरा गई और उसके कदम रुक गए। आरव ने ऋषभ से कहा, रुक जा ऋषभ, वो खुद ही मर जाएगा थोड़ी देर में। ऋषभ पीछे मुड़ा और उसने हंसते हुए कहा, इसे मरने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि इसकी मौत तो मेरे हाथों ही लिखी है। ऋषभ अरमान के ऊपर से खड़ा हुआ और अपनी कमर से बंदूक निकाली और अरमान की तरफ उसने निशान लगाया ही था कि वो अचानक से रुक गया। ऋषभ ने पीछे मोड़कर अनोखी को देखा और कहा, वहां क्या खड़ी हो, इधर आओ। अनोखी को भी ऋषभ से डर लग रहा था, लेकिन कैसे तैसे वो हिम्मत जुटाकर आगे आई। ऋषभ ने अनोखी का हाथ पकड़ लारहोनी तरफ खींचा और उसने हाथ में बंदूक पकड़ा सी और कहा, जाने ले लो इसकी, तुम्हारा गुनहगार है ये। अनोखी घबरा गई और उसने कहा, मैं किसी की जान नहीं ले सकत।
ऋषभ ने अनोखी की आंखों में देख के कहा, याद करो कि इस असमी ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। याद करो कि कैसे ये तुम्हें और तुम्हारी बेटी का सौदा कर रहा था। याद करो कि कैसे ये ठहरा बदन को छू रहा था। अनोखी ऋषभ की बातों में खो गई थी और सारी बातें सोचते हुए वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। ऋषभ ने अनोखी का हाथ पकड़ा और अरमान की तरफ निशान लगाते हुए कहा, मार दो इसको। अरमान बेहोशी में था, उसे कुछ आइडिया ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। अनोखी ने गुस्से में अरमान के ऊपर गोली चला दी और वो भी 6 की 6 गोली उसके सीने में उतार दी। अरमान वही मार गया और अनोखी रोने लग गई। आज अनोखी की जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। आज जो उसने सहा है उसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। अनोखी जमीन पे गिर गई और मुंह पर हाथ रखकर रो रही थी। आरव अनोखी के पास आया और उसने अनोखी के कंधे पे हाथ रख के कहा, संभालो अपने आप को, सब कुछ खत्म हो गया है। ऋषभ भी अनोखी की तरफ बढ़ने ही वाला था कि एकदम से उसके पीछे अरमान का आदमी आया और ऋषभ पर उसने 3 गोलियां चला दी। गोलियों की आवाज से अनोखी और आरव चौंक गए और उन्होंने ऋषभ की तरफ देखा। ऋषभ धड़ाम से जमीन पे गिर गया और उसका खून चारों ओर फैल गया। अनोखी ने जोर से चिल्लाया, ऋषभ! अरमान का डमी वह से भगा गया, इससे पहले आरव उसे पकड़ पाता। अनोखी ऋषभ के पास गई और उसने ऋषभ के गालों पे हाथ फेर के कहा, प्लीज ऋषभ, आंखें खोलो अपनी। अनोखी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और ऋषभ का काला पकड़ कर वो उसे बार बार उठा रही थी। ऋषभ ने एकदम से आंख खोली और आखिर बार अनोखी को देखा और मुस्कुरा के कहा, आई लव यू फॉरएवर एंड एवर। ये आखिरी शब्द थे जो ऋषभ के मुंह से निकले और इसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली, शायद हमेशा के लिए। ऋषभ को ऐसे बेजान पड़े हुए देखकर अनोखी को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी आत्मा लेकर जा रहा हो। अनोखी ने जोर से दर्द भरी आवाज में कहा, ऋषभ! तारांकन! आरव और अनोखी ऋषभ को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। ऋषभ का बहुत खून बह चुका था और वो पूरे तरीके से बेहोश था। ऋषभ को स्ट्रेचर पे लिटाया गया और उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। अनोखी के हाथों में ऋषभ का खून था और उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अनोखी पूरे तरीके से टूट गई थी। ऋषभ ने उसे अपने गले से लगाया और कहा, सब ठीक हो जाएगा। अनोखी ने आरव को कस के पकड़ लिया और रोते हुए कहा, अगर ऋषभ को कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी। अनोखी फुट फुट कर रो रही थी और उस वक्त आरव को एहसास हुआ कि 5 साल पहले वो 2 प्रेमियों के बीच आ गया। आरव ने अपने दिल को बस में किया और अनोखी को संभालने लग गया। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आया और उसके अपना मास्क उतारा। अनोखी भगती ही डॉक्टर के पास गई और उसने कहा, डॉक्टर कैसा है ऋषभ, अब ठीक है न वो? डॉक्टर ने कहा, आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। ये सुनकर अनोखी की सांसें रुक गई और ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। क्या इतना भयानक अंत होना था ऋषभ का? अनोखी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि उसने क्या सुन लिया। अनोखी ने ओहरी से डॉक्टर से कहा, मुझे समझ नहीं आया, आपने अभी क्या कहा? डॉक्टर ने फिर से कहा, ऋषभ का बहुत खून बह चुका था, इसलिए हम उसे बचा नहीं पाए। अनोखी सुन पड़ गई थी और आरव ने उसके कंधे पे हाथ रख लिया उसे संभालने के लिए। पहले तो अनोखी चुप थी और फिर उसने एकदम से कहा, ये आप क्या बकवास करे जा रहे हैं, ऋषभ को कुछ नहीं हो सकता। अनोखी ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि ऋषभ को कुछ हो भी सकता है। आरव ने अनोखी के कंधे को मसल के कहा, संभालो अपने आप को अनोखी। अनोखी ने आरव का हाथ खटक दिया और कहा, कैसे संभालो मैं अपने आप को? तुमने सुना इन्होंने अभी क्या कहा? ये कह रहे हैं कि ऋषभ नहीं रहा, लेकिन ये तो ऋषभ को जानते भी नहीं है। ऋषभ को मारने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ और न ही उसकी उम्र इतनी छोटी है। अनोखी बौखला गई थी और आरव ने उसका हाथ पकड़ के कहा, अनोखी, ऋषभ अब हमारे बीच में नहीं रहा है। ये सुनकर अनोखी को गुस्सा आ गया और उसने आरव पे चिल्ला के कहा, इसके आगे कुछ मत बोलना, नहीं तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर बैठोगी। आरव चुप हो गया, लेकिन अनोखी को ऐसे देखकर उसके दिल में बहुत ही ठेस पहुंच रही थी। अनोखी ने आरव को धक्का दे दिया और सीधा ऋषभ के पास चली गई ऑपरेशन थिएटर पे। ऋषभ बेजान पड़ा हुआ था और उसके ऊपर कपड़ा ढाका हुआ था। अनोखी ने गुस्से में कहा, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऋषभ के ऊपर कपड़ा ढाकने की? अनोखी ने ऋषभ के ऊपर से कपड़ा हटा दिया और उसके गालों को छू के रोते हुए कहा, ऋषभ देखो न, ये सब तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं? सब कह रहे हैं कि तुम इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन मेरा दिल जानता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो।
ऋषभ की सांसें भी नहीं चल रही थी और उसको ऐसे देखकर अनोखी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अनोखी ने ऋषभ के सीने में जोर से घुसा मारा और कहा, तुम सुनते क्यों नहीं हो मेरी बात? उठो न। अनोखी बार बार ऋषभ के सीने पे घुसा मारे जा रही थी और उससे शिकायतें करे जा रही थी। अनोखी ने रोते हुए कहा, वैसे तो तुम बहुत प्यार करने का दावा करते थे और अब ऐसे ही छोड़ कर जा रहे हो मुझे। अनोखी ने गुस्सा करते हुए कहा, तुम बिल्कुल भी नहीं बदला, तुम बहुत ही सेल्फिश हो, अभी भी तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। जब से तुमसे शादी हुई है तब से केकर आज तक तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। हमेशा सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में ही सोचते हो। अनोखी ने फिर से ऋषभ के सीने पे घुसा मारा और कहा, बहुत ही गंदे हो तुम, हमेशा मुझे रुलाते रहते हो और जाते हुए भी मुझे रुला रहे हो। अनोखी ने चिल्लाकर बहुत जोर से ऋषभ के सीने पे घुसा मरते हुए कहा, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, तुम कभी मेरे प्यार के लायक ही नहीं थे। आरव बाहर खड़ा हुआ ये सब देख रहा था और अनोखी को ऐसे ऋषभ के लिए तड़पते हुए देखकर उसके सीने में आग लग रही थी। अनोखी रोते रोते बार बार ऋषभ के दिल के पास घुसा मार रही थी और अचानक से उसे गहरी सांसों की आवाज आई। अनोखी ने ऋषभ की तरफ देखा और वो चौंक गई ऋषभ को गहरी सांसें लेते हुए देखकर। ऋषभ की आंखें खोली हुई थी और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। अनोखी ने जोर से चिल्लाया, डॉक्टर। अनोखी की आवाज सुनकर डॉक्टर अंदर आया और ऋषभ को जिंदा देखकर उसके भी होश उड़ गए और उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? अनोखी के होठों पे मुस्कान आ गई और उसने कहा, आप बाहर जाइए और मुझे पेशेंट को चेक करने दीजिए। अनोखी बिना देरी करे बाहर चली गई और उसने आरव से खुश होकर कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था कि ऋषभ जिंदा है, उसे कुछ नहीं हो सकता। आरव बस हाँ में सर हिला रहा था और अनोखी की बातें सुने जा रहा था। अनोखी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और उसने हंसते हुए कहा, ऋषभ जिंदा है। आरव बस अनोखी को देखे जा रहा था और उस वक्त उसने अपनी जिंदगी का बहुत ही अहम फैसला ले लिया था। अंदर ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ऋषभ का ट्रीटमेंट कर रहे थे और ऋषभ के दिमाग में सिर्फ अनोखी की आवाज़ गूंज रही थी। ऋषभ के आगे उसकी पूरी जिंदगी घूम रही थी और सबसे इम्पोर्टेंट उसके दिमाग में अनोखी के साथ बिताए हुए पल घूम रहे थे। वो कैसे अनोखी से मिला, कैसे उसको उससे प्यार हो गया और वो कैसे वो दोनों अलग हो गए, ये सब ऋषभ की आंखों के सामने घूम रहा था। ऋषभ ने चैन की सांस ली और कहा, अनोखी, मोहब्बत का बस एक ही असूल है कि जीना और मरना दोनों अपने यार के नाम पर है। तारांकन। 2 घंटे बाद ऋषभ को होश आया, उसने हुनी आंखें खोली और सबसे पहले उसके सामने अनोखी का चेहरा सामने आया। अनोखी चीता भरी नजरों से ऋषभ को देख रही थी और इससे पहले वो कुछ कह पाती ऋषभ ने धीमी आवाज में पूछा, तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अनलही ने हंसते हुए कहा, बड़े ही अजीब हो तुम, हॉस्पिटल बेड पे खुद लेटे हुए हो और तबीयत मेरी पूछ रहे हो। ऋषभ ने अपने गले पे हाथ रख के कहा, पानी। अनोखी ने जल्दी से टेबल से पानी उठाया और ऋषभ के कंधे पे हाथ लगाकर उसे बड़े ही प्यार ही उठाया और पानी पिलाया। अनोखी ने पूछा, और कुछ चाहिए तुम? ऋषभ ने ना में सर हिलाया और अनोखी ने उसे फिर से बड़े ही प्यार से बेड पर लिटा दिया। ऋषभ अनोखी को देखे जा रहा था और अनोखी ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। अगर तुम नहीं होते तो मैं अभी इसी वक्त किसी के बिस्तर पर लेटी होती और उसकी हसरत पूरी कर रही होती। ऋषभ ने सीरियस होकर कहा, जब तक मैं हूं तब तक तुम्हारा कोई बाल भजबका नहीं कर सकता। मैं खुद मर जाऊंगा लेकिन तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। अनोखी ने ऋषभ के मुंह पर हाथ रख लिया और कहा, खबरदार अगर मरने की बात भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऋषभ और अनोखी एक दूसरे को देखे जा रहे थे जब आरव डॉक्टर को लेकर अंदर आया। आरव के हाथों में अंजलि थी और अंजलि ने ऋषभ को देख के कहा, अंकल, पापा ने कहा कि आप सुपरहीरो हो। ऋषभ ने आरव को देखा और आरव ने कहा, मुझे क्यों देख रहा है? मैंने सही तो कहा है, तू सुपरहीरो ही है, तभी तो मेरी बीवी और बेटी की जान बचाई तुमने। ऋषभ ने बस बदले में मुस्कुरा दिया और डॉक्टर ने कहा, सच में आप सुपरहीरो हो, हमने तक आपको मारा हुआ डिक्लेयर कर दिया था लेकिन अनोखी जी नहीं मानी और लगता है इन्हीं की दुआ का असर है जो आप जिंदा है। ऋषभ ने अनोखी की तरफ देखा और अनोखी ने उसके मड़े पे हाथ रख के कहा, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ऋषभ ने कहा, एहसान कहकर क्यों मुझे छोटा बना रही हो? जो मैंने किया वो रमलार एहसान नहज बल्कि मेरा फर्ज था। तुम्हें जिंदगी में कोई खुशी तो दे नहीं पाया तो चलो यही सही।
आरव अनोखी और ऋषभ को बार बार देखे जा रहा था और उसको महसूस हुआ कि वो दोनों भले ही खामोश थे लेकिन उनके दिल आपस में बातें कर रहे थे। अंजलि ने आरव से पूछा, पापा पापा, हम अंकल को घर कब लेकर चलेंगे? आरव ने झूठी मुस्कान से कहा, बहुत जल्दी बेटा। अंकली ने ताली बजाते हुए कहा, वाओ, मैं अंकल को अपना डॉल हाउस दिखाऊंगी। डॉक्टर ने अनोखी और आरव से कहा, अब लोग जा सकते हैं, हमें ऋषभ के ऊपर कुछ टेस्ट करने हैं और उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि हम इनको कब डिस्चार्ज कर सकते हैं। अनोखी ने हाँ में सर हिलाया और आरव ने उसका हाथ पकड़ के कहा, घर चले, तुम थक गई होगी, 2 दिन से इसी हॉस्पिटल में हूँ। अनोखी ने हाँ में सर हिलाया और ऋषभ को देख के कहा, मैं फ्रेश होकर फिर आती हूँ। ये कहकर अनोखी मुड़ गई और जैसे ही वो मुड़ी ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बड़े ही दुख दिए हैं लेकिन उम्मीद है कि अब तुमने मुझसे माफ कर दिया होगा। अनोखी पीछे मुड़ी आउट ऋषभ ने उससे बेबस होकर कहा, 5 साल से तुम्हारी माफी के लिए तरस रहा हूँ, अब तो मुझे माफ करके मेरे दिल को सुकून दे दो ताकि मैं बाकी की जिंदगी तुम्हारी याद में काट सकूं। अनोखी ने सीरियस होकर कहा, 5 साल पहले बहुत ही नफरत करती थी मैं तुमसे लेकिन तुमने जो मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए किया है उसके लिए तुम्हारे हर एक जुर्म को माफ कर दिया है मैंने। ये सुनकर ऋषभ ने सुकून से आंखें बंद कर ली और अनोखी ने जाने से पहले किया, आपसे हम दोनों के बीच में कोई नफरत नहीं है बल्कि एक नया रिश्ता है हमारे बीच में और वो है दोस्ती। ऋषभ के होठों पे मुस्कुराहट आ गई और वो आरव का हाथ पकड़ के चली गई। ऋषभ ने अनोखी, आरव और अंजलि को जाते हुए देख कहा, परफेक्ट फैमिली। तारांकन, आरव का मेंशन। अनोखी ने फ्रेश होकर नए कपड़े पहन लिया और जैसे ही वो बाथरूम से बगैर निकली उसने देखा कि आरव बेड पे बैठा हुआ है। अनोखी ने आरव को देख के कहा, तुम्हें कुछ चाहिए? आरव ने एक पैर के ऊपर दूसरे पर रखा और कहा, हाँ मुझे तुम्हें कुछ जवाब चाहिए। अनोखी ने हैरानी से कहा, कैसे जवाब? आरव बेड से खड़ा हुआ और उसने अनोखी के पास आकर कहा, 5 साल हो गए लेकिन लगता है तुम्हारे दिल में ऋषभ के लिए जरा सा भी प्यार खत्म नहीं हुआ है। अनोखी ने नजरें फेरते हुए कहा, ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हो तुम? ऋषभ से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसने मेरी मदद करी और बदले में बस मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ। अनोखी आरव के सवालों से बचकर जाने ही लगी थी कि आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, अगर ऋषभ से प्यार नहीं करती तो फिर क्यों इतने सालों से बस मेरी बीवी होने का दिखावा कर रही हो जबकि असलियत में तुमने मुझसे शादी कभी करी ही नहीं? अनोखी के पास इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं था और आरव ने उससे कहा, बोलो ना अनोखी, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? क्यों मुझे थम और वो भरोसा नहीं हो पा रहा? अनोखी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे दिल में जो भी शक है वो सब गलत है, बेबुनियाद है। 5 साल से मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ और तुम्हें अभी भी शक है मुझ पर? आरव ने पूछा, सच में तुम्हारे दिल में ऋषभ के लिए कुछ नहीं है? अनोखी ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा, कुछ नहीं है। आरव ने अनोखी का हाथ थामा और कहा, ठीक है मान लेता हूँ तुम्हारी बात लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने आप को साबित करना पड़ेगा। अनोखी ने हैरानी से कहा, क्या करना होगा मुझे? आरव ने मुस्कुरा के कहा, ऋषभ की आंखों में सामने मुझसे शादी कर लो, मैरी मी अनोखी। क्या अनोखी अपने को साबित कर पाएंगी? क्या कर लेगी वो आरव से शादी? अनोखी शौक हो गई आरव की बात सुनकर और उसने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो मुझसे? आरव ने अनोखी के कंधे पे हाथ रख के कहा, मुझे तुमसे शादी करनी है अनोखी और बहुत कर किया मैंने तुम्हारा इंतजार लेकिन अब मुझे हक चाहिए। अनोखी सोच में उड़ गई और उसको ऐसे देखकर आरव ने कहा, देखा मैं पहले से ही जानता था कि तुम ऋषभ से प्यार करती हो तभी तो मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा था। आरव ने इमोशनल होकर कहा, 5 साल तक मैंने तुम्हारा इंतजार लिया और बदले में तुमने मुझे ये दिया, मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए अनोखी? यहाँ तक कि तुम्हारी और ऋषभ की बच्ची को भी मैंने अपना नाम दिया। अनोखी चुप थी और आरव ने कहा, अंजलि का बाप न होते हुए भी मैंने उसे बेशुमार प्यार दिया इस उम्मीद में कि एक दिन मेरी भी परफेक्ट फैमिली होंगी लेकिन मैं भूल गया था कि सच्चा प्यार ही होता है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये कहकर आरव कमरे से चला गया और अनोखी अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ गई और कहने लगी, मैं क्या करूं और क्या ना करूं, मुझे तो खुद भी समझ नहीं आ रहा। आरव ने इन 5 साल मेरा इतना ख्याल रखा लेकिन मैं बेवकूफ़ हूँ कि ऋषभ को भुला ही नहीं पा रही। अनोखी बहुत परेशान थी और हर पल उसके दिमाग में कुछ न कुछ चलता जा रहा था। अनोखी ने बहुत सोचने के बाद कहा, बहुत हो गया अपने बीते हुए कल में जीना, अब मुझे जल्द से जल्द कोई फैसला लेना ही पड़ेगा।
अनोखी के इरादे पक्के थे कि ऋषभ उसका बिता हुआ कल था और आरव उसका आने वाला कल। आधे घंटे बाद आरव गुस्से में अपने कमरे में बैठा हुआ था और उसका पूरा कमरा तहस नहस हो चुका था। आरव ने दुख भरी हंसी से कहा, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, 5 साल से अनोखी के साथ रह रहा हूँ लेकिन फिर ये समझने में इतने देर कर दी कि वो मेरी कभी नहीं हो सकती। ये कहकर आरव ने अपने आप को थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ मैं। आरव अपने आप को थप्पड़ मार के कोस ही रहा था कि उसी वक्त अनोखी वहां आ गई और आरव को ऐसे करते हुए वो बहुत ज्यादा घबरा गई और भाग के उसके पास गई। ये क्या कर रहे हो तुम? अनोखी ने आरव का हाथ पकड़ लिया और आरव ने उसका हाथ झटक दिया और कहा, चली जाओ यहाँ से अनोखी, नहीं तो तुम्हारी हमदर्दी को भी प्यार समझ बैठूंगा। आरव अनोखी को कमरे से बाहर करने लग गया और अनोखी ने गुस्से से उससे देखा और कहा, बहुत हो गया, बहुत कह लिया तुमने और बहुत सुन लिए मैंने, लेकिन अब तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो। अनोखी ने आरव का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में देख के कहा, मैं शादी करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ और होनी जिंदगी की नाती शुरुआत भी। ये सुनकर आरव शौक हो गया और उसने हैरानी से कहा, क्या कहा तुमने, दोबारा बोलो। अनोखी ने गहरी सांस ली और मुस्कुरा के कहा, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें। तुम में और अंजलि अब होना एक नया जहां बसाएंगे। आरव बहुत खुश हो गया और उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, तो उसने कहा, अनोखी एक बात और सोच लो, मेरी भावनाओं के साथ मत खेलना, नहीं तो मैं टूट जाऊंगा। अनोखी ने आरव को गले से लगा लिया और कहा, अब दिल टूटने की कोई जगह नहीं है, बल्कि हमारी शादी की शहनाई सुनने का वक्त है और हमारी शादी में ऋषभ भी शामिल होगा और उसको भी पता चल जाएगा कि अब मैं हमेशा के लिए किसी और की हूँ। आरव बहुत खुश था और उसने बड़े ही प्यार से अनोखी को अपने गले से लगा रखा था। अनोखी ने आरव से शादी करने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन क्या वो ये शादी कर पाएंगी? क्या होगा जब ऋषभ शामिल होगा इस शादी में? तारांकन 2 दिन बाद शादी का दिन। आरव का पूरा मेंशन सजा हुआ था और सारे गेस्ट को इनविटेशन भी जा चुका था। आज आरव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपनी शेरवानी पहन कर तैयार था और शीशे में उसने अपने आप को देख के कहा, आज अनोखी हमेशा के लिए मेरी हो जाएंगी। उसे मैं इतनी खुशियां दूंगा कि उसके सारे गम पीछे रह जाएगा। आरव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसको जिस चीज़ की सालों से तमन्ना थी, आखिरकार वो चीज़ उसकी हो ही जाएंगी। यहाँ आरव की मुस्कान थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और वहीं पर दूसरी तरफ अनोखी दुल्हन के लिबास में सजी सवरी हुई बैठी हुई थी। अनोखी इतनी सुंदर लग रही थी कि चांद भी हंसे देखकर शर्मा जाए। ये लाल जोड़ा अनोखी के ऊपर बहुत ही सज रहा था और उसने अपने आप को शीशे में देख के कहा, सच मेरी शादी होने जा रही है, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूँ? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ तो गलत हो रहा है? मेरा दिल क्यों नहीं है मेरे बस में? अनोखी के दिल में हजारों सवाल चल रहे थे, लेकिन इन सब का जवाब क्या था वो नहीं जानती थी। अनोखी अपने आप को शीशे में उदासी भरे चेहरे से देखे जा रही थी, कब उससे पीछे से एक आवाज़ आई, बहुत ही सुंदर लग रही हो तुम, भगवान करे तुम्हें किसी की नज़र न लगे। ये आवाज़ सुनकर अनोखी चौंक गई और झट से पीछे मोड़ी और उसने कहा, तुम? सामने ऋषभ खड़ा था, होना ब्लैक कोट पहने हुए और सारे पे झूठी मुस्कान लिए हुए। ऋषभ को देखकर अनोखी खड़ी हो गई और उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऋषभ कमरे के अंदर आया और उसने कहा, तुमने ही मुझे बुलाया है और अब तुम कह रही हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? बस ही अजीब बात है। अनोखी ने नजरें फेर ली और चेहरे पे झूठी मुस्कान लिए कहा, कैसे लग रही हूँ मैं? अनोखी ने चारों ओर घूमते हुए कहा, लग रही हो ना एकदम राजकुमारी में। ऋषभ की आंखों में हल्की सी नमी थी और उसने कहा, आज तो राजकुमारी भी तुम्हारे सामने फीकी पड़ जाएंगी। ये सुनकर अनोखी रुक गई और ऋषभ को देखने लग गई। उसके दिल में बहुत सारी भावनाएं उमड़ रही थी, लेकिन इन भावनाओं को वो कैसे जाहिर करे ये नहीं समझ पा रही थी वो। ऋषभ ने अनोखी के कंधे पे हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हारा लिए कुछ लेकर आया हूँ। ऋषभ ने अनोखी का हाथ थामा और उसे फिर से चेयर पे बिठा दिया। अनोखी बैठी हुई थी और ऋषभ उसके पीछे खड़ा हुआ था। वो दोनों शीशे में देख रहे थे तो एकदम परफेक्ट कपल लग रहे थे। ऋषभ ने अपनी जेब से एक सोने की चैन निकाल ली और अनोखी को पहना दिया। अनोखी ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऋषभ ने हंसते हुए कहा, जानता हूँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आरव के पास बहुत पैसा है, वो हर चीज़ तुम्हें लाके दे सकता है, लेकिन ये चैन मेरी निशानी है। ये कहकर ऋषभ एक कदम दूर हो गया और अनोखी चेयर से खड़े होकर उसे देखने लगी। ऋषभ ने कहा,
ये चैन हमेशा तुम्हें याद दिलाएंगी कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा भी शख्स था जो तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन अफसोस हो तुम्हें पा नहीं पाया। ये सुनकर अनोखी की आंखें नाम हो गई और उसने हाथ जोड़ के कहा, मुझे माफ कर दो अनोखी, मैंने बहुत दुख दिए है तुम्हें। तुमने हमेशा मेरे साथ वफा की है, लेकिन मैं बदले में तुम्हें वही वफा नहीं दे पाया। बेकार आदमी हूं मैं, कभी तुम्हारे लायक नहीं था, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। आखिरकार तुम्हारी जिंदगी में वो शख्स आ गया है जो तुम्हें अपनी पलकों पे बिठा के रखेगा। ये कहकर ऋषभ नाम आंखों के साथ पीछे मुड़ गया और अनोखी से रहा नहीं गया और उसने कहा, अंजलि तुम्हारी और मेरी बेटी है। ऋषभ के कदम रुक गए और अनोखी का दिल जोरों से धड़क रहा था। ऋषभ पीछे मुड़ा और उसने कहा, पता है, पहली बार देखते ही अपने खून को पहचान लिया था मैंने। बहुत ही सुंदर है मेरी बेटी, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है, लेकिन बस उम्मीद है कि वो तुम जैसे भोली न निकले, नहीं तो उसे भी बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ेगा जो तुमने किया। अनोखी बहुत ज्यादा शॉक हो गई ऋषभ का रिएक्शन जानकर और उसने कहा, तुम जानते हो कि अंजलि तुम्हारी बेटी है, लेकिन फिर भी तुम मुझे आरव से शादी करने दे रहे हो। तुम ऋषभ नहीं हो सकते, क्योंकि जिस ऋषभ को मैं जानती हूँ उसे अपना हाँ बहुत अच्छे से छीनना आता है। ऋषभ ने मुस्कुरा के कहा, जिस ऋषभ को तुम जानती थी वो कब का मर चुका है, और ये ऋषभ जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो बस तुम्हारी खुशी चाहता है और कीच नहीं। ये कहकर ऋषभ पीछे मुड़ा ही था कि अनोखज ने गुस्से में शीशे पे हाथ मार दिया। कांच टूट के बिखर गया और ऋषभ भागता हुआ अनोखी के पास आया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या कर रही हो तुम। अनोखी के हाथों से खून निकल रहा था और ऋषभ बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। ऋषभ ने होनी जेब से अपना रुमाल निकाला और अनोखी के हाथ से खून साफ कर ही रहा था कि अनोखी ने उसका हाथ झटक दिया और उसने कहा, लज्जम क्या ही फर्क पड़ रहा है, मुझे ऐसे देखकर जाओ यहाँ से। अनोखी ऋषभ को धक्का देने लग गई और ऋषभ ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, हाथ दो मुझे अपना। अनोखी पे उसके इमोशंस हावी हो रहे थे और वो अपने आप से कंट्रोल खो चुके थे। अनोखी ने बिना सोचे समझे ऋषभ के होठों पे अपने होठ रख दिए और उसे चूमने लग गई। ऋषभ भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने भी अनोखी को चूमना शुरू कर दिया। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे चूम रहे थे जैसे सालों की कसर पूरी कर देंगे। अनोखी के हाथ ऋषभ के बालों पे थे तो ऋषभ के साथ अनोखी की कमर को सहला रहे थे। ऋषभ ने अनोखी को दीवार की तरफ धक्का दे दिया और उसके गालों को दोनों तरफ से पकड़कर किसको और भी गहरी करने लगा। दोनों की सांसें बहुत ही तेजी से चल रही थी और कमरे में उनकी सिसकारियां गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद ऋषभ को होश आया कि ये सब गलत हो रहा है और उसने झट से अनोखी के होठ छोड़ दिए और उससे एक कदम दूर हो गया। अनोखी का दिल था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो गहरी सांसें ले रही थी। ऋषभ ने अपने बालों पे हाथ फेरते हुए कहा, शिट, ये क्या कर दिया मैंने, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, सारी गलती मेरी है। ऋषभ को अपने आप को इस कदर कोसते हुए देख अनोखी को बहुत बुरा लगा और उसने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करते न अब। ऋषभ ने परेशान होकर कहा, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम अनोखी, फटाफट अपना हुलिया सुधारो और नीचे चलो, आरव इंतजार कर रहा होगा तुम्हारा। ये कहकर ऋषभ पीछे मुड़ा ही था कि अनोखी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम मर्द भी कितने बेवफा होते हो ना, हम औरतें सालों तक तुम्हारा इंतजार करती रहती है, तुम्हारी याद में जलती रहती है, लेकिन तुम मर्दों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अनोखी ने रोते हुए कहा, तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, आज भी तुम मेरी शादी रोकने के लिए नहीं आए हो बल्कि उसमें बाराती बन के आए हो, और मैं इतनी पागल हो कि 5 साल तक मैंने शादी नहीं करी। अनोखी अलबे माथे पे हाथ रखकर रो रही थी जब ऋषभ उसके पास आया और उसने कहा, ये कैसे बातें कर रही हो तुम अनोखी, आज रात तुम्हारी शादी है लेकिन तुम पुरानी बातें लेकर बैठी हो। अनोखी ने गुस्से में ऋषभ का काला पकड़ लिया और कहा, मुझे बस ये जानना है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। ऋषभ चुप खड़ा रहा, उसे पता था कि अगर उसने अब कुछ बोला तो वो अपनी ही भावनाओं के अंदर उलझ के रह जाएगा। अनोखी ने फिर से ऋषभ का काला पकड़ा कर उसे गुस्से से कहा, बोलते क्यों नहीं हो तुम, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। अनोखी के ऊपर भी भूत सवार हो गया था और वो बार बार ऋषभ के दिल को झंझोरे जा रही थी। ऋषभ ने अनोखी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे अपनी बाहों में लेकर कहा, हाँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हें किसी और के साथ देखने का दम नहीं है मुझ में।
हर वक्त आंखों के सामने बस तुम्हारा ही चेहरा होता है, लेकिन दुख की बात तो ये है कि तुम उस सुनहरे सपने की तरह हो जिसे मैं कभी नहीं पा सकता। अनोखी की आंखों में आंसू आ गए और ऋषभ के सीने पे उसने अपना सर रख लिया और कहा, अगर इतना प्यार करते थे मुझसे तो फिर क्यों किया मेरे साथ धोखा? क्यों नहीं मुझे प्यार दिया और हमेशा मेरे हिस्से में आंसू ही क्यों दिए? ऋषभ चुप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बहे जा रहे थे। अनोखी ने इमोशनल होकर ऋषभ के सीने पे सर रख के कहा, अगर तुमने गलतियां नहीं करी होती तो आज हम दोनों के एक साथ होते और हमारा भी एक सुखी संसार होता। अंजलि तुम्हें पापा कहती न कि आरव को। ऋषभ ने रोते हुए कहा, यही मेरी सजा है कि मेरी बच्ची को कभी पता ही न चले कि उसका बाप है कौन। ऋषभ ने अनोखी को अपने से दूर करके कहा, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, लेकिन अफसोस कि तुम अब मेरी नहीं हो बल्कि किशोर की हो। अनोखी ने ऋषभ की दर्द भरी आंखों में देख के कहा, क्या तुम देख पाएंगे मुझे किसी और की पत्नी बनते हुए? अनोखी ऋषभ के दिल में झांकने की कोशिश कर रही थी। ऋषभ ने दुख भरी हंसी से कहा, दिल छल्ली हो जाएगा मेरा जब तुम्हारी मांग में किसी और का इनाम का सिंदूर और गले में किसी और का मंगलसूत्र देखकर, लेकिन मेरे कर्मी की यही सजा है अपने प्यार को किसी और के साथ देखना। ऋषभ ने अनोखी के आंसू पूछे और कहा, मुस्कुराओ मेरी जान, आज मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी सुहाग की सेज सजाऊं। ये कहते वक्त ऋषभ का कलेजा जल गया और उसने अनोखी का हाथ पकड़कर उसे शीशे के सामने चेयर पे बिठा दिया। ऋषभ अनोखी को सजा रहा था आरव के लिए और दोनों एक दूसरे को दर्द भरी नजरों से शीशे में देख रहे थे। कैसी होगी ये दर्द भरी शादी? क्या ये शादी हो भी पाएंगी? क्या आरव इस बार अनोखी को अपने से दूर होने देगा? ऋषभ अपने हाथों से अनोखी को सजा रहा था और पूरे वक्त अपनी आंखों में बस आंसू थे। ऋषभ ने अनोखी का मान टीका ठीक करते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, बस अब उम्मीद ये है कि तुम्हें वो सारी खुशियां मिले जिसकी तुम हकदार हो। अनोखी चेयर से खड़ी हुई और उसने कहा, तुम मुझे रोकोगे नहीं? ऋषभ ने दुख भरी हंसी से कहा, अगर मैं तुम्हें रोकूंगा तो तुम रुक जाओगी क्या? ऋषभ उम्मीद भरी नजरों से अनोखी को देख रहा था जब अनोखी ने कहा, शुरू से लेकर अंत तक तुमने मुझे बहुत दुख दिया है। 5 साल तुमसे दूर रही क्योंकि मैं भी तुम्हें उसी आग में जलते हुए देखना चाहती थी जिस आग में मैं जल रही थी, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि बदले में कुछ नहीं रखा, असली सुकून तो माफ कर देने में है। ऋषभ ने अनोखी के आंसू पूछे और कहा, तो तुमने मुझे माफ कर दिया है? अनोखी ने कहा, जिस वक्त तुमने मेरी और अंजलि की जान बचाई उसी वक्त मैंने तुम्हें हमेशा के लिए माफ कर दिया और अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी मेल नहीं है। ऋषभ ने अनोखी की तरफ कदम बढ़ाया और पूछा, बस मेरा एक आखिरी सवाल है, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी प्यार है? अनोखी की दुख भरी हंसी छूट गई और उसने कहा, वैसे तो तुम कहने को बहुत बड़े माफिया हो, लेकिन तुम इशारे बिल्कुल नहीं समझते। अगर मैंने अपनी शादी के दिन तुम्हें किस किया है तो इसका मतलब यही है कि आई लव यू एंड आई ऑलवेज लव्ड यू। अनोखी के इमोशंस उसकी आंखें साफ बता रही थी और ये सुनकर ऋषभ के दिल को बहुत सुकून मिला। ऋषभ ने अनोखी का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, अगर इतना प्यारा करती हो तो क्या इस शादी से मना नहीं कर सकती? मैं चाहा जितना भी कह लो कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा आदमी नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई तो यही है कि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख पाऊंगा। ऋषभ आंखों में आंसू लिए अनोखी को देख रहा था और अनोखी ने कहा, काश मैं ये कर पाती, लेकिन मैंने तुम्हारी वजह से पहले भी बहुत बार आरव का दिल तोड़ा है, लेकिन अब नहीं तोड़ सकती। तुम्हें देखते ही मैं भावनाओं में बह गई थी और वो कर बैठी जो मुझे नहीं करना था। अनोखी ने अपने धड़कते हुए दिल को संभाला और कहा, इन 5 सालों में आरव ने अंजलि को अपनी बेटी की तरह प्यार किया है। जब मैं टूट चुकी थी और कहीं जाने का रास्ता नहीं था तब आरव ने मुझे सहारा दिया और अब शादी से भागकर मैं उसका दिल नहीं तोड़ पाऊंगी। अनोखी ने ऋषभ से एक कदम दूर ले लिया और कहा, शायद हमारा साथ यही तक था, लेकिन कहीं न कहीं किसी कोने में तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे, एक मीठी और दर्द भरी याद बनकर। अनोखी और ऋषभ एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे जब ऋषभ ने कहा, चलो तुम्हारे दिल में तो घर मिल गया मुझे, अब और क्या ही चाहिए मुझे? ऋषभ ने अपनी नजरें फेर ली और अपनी आंखों से आंसू झटका के कहा, चलो नीचे चलते हैं, तुम्हारे दूल्हे राजा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ऋषभ ने अनोखी की तरफ हाथ बढ़ाया और अनोखी ने उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया। ऋषभ अनोखी का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर लेकर गया और शहनाइयों की आवाज मेंशन में गूंज रही थी। आरव ने बहुत सारे गेस्ट को बुलाया था और उन्हें देखकर अनोखी को थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। ऋषभ ने अनोखी की आंखों में घबराहट भाप ली थी और उसने कहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
ऋषभ का साथ होना ही अनोखी के लिए काफी था। वो ऋषभ का हाथ थाम कर नीचे चली गई और उसने दूर से ही देखा कि आरव खड़ा हुआ है और उसे निहार रहा है। अनोखी की सांसें तेज चल रही थी और वो धीरे धीरे कदमों से चल रही थी। ऋषभ अनोखी का हाथ पकड़कर नीचे पहुंचा और उसने उसका हाथ आरव के हाथों में थमा के कहा, ये लो अपनी अमानत, इसका ख्याल रखना, जो मैं नहीं रख पाया। आरव ने हंसते हुए कहा, अपनी जान से भी ज्यादा ध्यान रखूंगा मैं इसका। पूरे टाइम ऋषभ को होठों पे झूठी मुस्कुराहट थी और वो अनोखी का हाथ आरव के हाथों में थमाकर साइड हो गया। आरव ने अपनी जेब से पैसे निकाले और अनोखी पर वार के कहा, बहुत सुंदर लग रही हो तुम, नजर न लगी तुम्हें किसी की भी। अनोखी ने भी झूठी मुस्कुराहट के कहा, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। आरव ने कहा, अच्छा तो लग नहीं था मुझे, आखिर तुम्हारा दूल्हा जो बनने जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। आरव ने अनोखी का हाथ टाइट से पकड़ा और कहा, अब और इंतजार नहीं होता तुम्हें अपना बनाने का। जल्दी से तुमसे शादी करके तुम्हें अपने साथ एक ही रिश्ते में बॉन्ड देना चाहता हूँ मैं। आरव अनोखी का हाथ पकड़कर उससे मंडप तक लेकर गया और वो दोनों पूजा विधि में बैठ गए। पंडित जी ने विधि पढ़ना शुरू कर दी और आरव ने अनोखी को कोना मारते हुए कहा, तुम खुश तो हो ना। अनोखी ने झूठी हंसी से कहा, बहुत खुश हूं मैं, न खुश होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सुनकर आरव के दिल को सुकून मिला और वो अनोखी का हाथ पकड़ के बैठ गया। ऋषभ भी मेहमानों में शामिल हो गया और अनोखी और आरव की शादी देखने लगा। ऋषभ के दिल में बहुत दर्द हो रहा था अनोखी को किसी और के साथ देखकर, लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि उसका दुख बांटने के लिए वहां कोई नहीं था। ऋषभ बिना पलके झपकाए अनोखी को देखे जा रहा था जब उसका कोट किसी ने पकड़ा। ऋषभ ने नींबू देखा और उसकी आंखें भर आई। अंजलि ने येलो कलर की फ्रॉक पहन रखी थी और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी, एकदम पारी जैसी। ऋषभ तो बस अपनी छोटी सी गुड़िया को निहारे जा रहा था। छोटी सी अंजलि ने फिर से ऋषभ का कोट खींचा और उसने कहा, अंकल आज आप बहुत ही हैंडसम लग रहे, पापा से भी ज्यादा। ऋषभ ने अंजलि को अपनी गोद में उठा लिया और कहा, अच्छा सच में। अंजलि ने हाँ में सर हिलाया और बहुत ही प्यारी आवाज में कहा, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो अंकल। ऋषभ ने अंजलि को गले से लगा लिया और कहा, मेरी गुड़िया तू भी मुझे बहुत प्यारी है। ऋषभ अंजलि के साथ अपने कुछ पल कैद कर रहा था और ये सब आरव दूर से देख रहा था। ऋषभ और अंजलि को साथ देखकर आरव को बहुत ही अजीब महसूस हुआ, ऐसा लगा कि जैसे कुछ तो गलत हो रहा है। आरव ने अनोखी की तरफ देखा लेकिन अनोखी तो सर झुका के बैठी हुई थी। आरव ने फिर से ऋषभ और अंजलि को बातें करते हुए देखा, हंसते हुए देखा। ऋषभ और अंजलि को कोई भी देखकर समझ जाता कि वो दोनों बाप और बेटी है। आरव की मुस्कान छोटी हो गई और उसने मन में बस एक ही ख्याल था, कहीं अनोखी को पाने के लिए मैं एक बेटी से उसका बाप तो नहीं छीन रहा ना। आरव गहरी सोच में डूबा हुआ था जब पंडित ने कहा, अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। आरव और अनोखी खड़े हो गए, 7 फेरे लेने लगे। अनोखी ने एक पल के लिए भी ऋषभ को नहीं देखा लेकिन ऋषभ बस उसे ही देखे जा रहा था। देखते ही देखते आरव और अनोखी के 7 फेरे भी हो गए और ऋषभ बस देखता ही रह गया। अपने प्यार को किसी और के साथ देखना कोई आम बात थोड़ी है। पंडित जी ने कहा, अब वधू की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र डाल दीजिए। आरव ने अनोखी की मांग भर दी और मंगलसूत्र पिन्हाकर उसे अपना बना लिया। यहाँ अनोखी की मांग भरी और वो पर ऋषभ की एक आंख से आंसू बह गया। ऋषभ को रोता हुआ देख अंजलि ने भोलेपन में पूछा, क्या हुआ अंकल, आप रो क्यों रहे हैं? ऋषभ ने झट से अपने आंसू पूछे और कहा, कुछ नहीं हुआ बेटा, बस कोई आज मेरा खास मुझसे बहुत दूर चला गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। ऋषभ की बातें अंजलि के दिमाग के ऊपर से जा रही थी और तालियां बजाते हुए कहा, ये पी, मेरे माँ पापा की शादी हो गई। आरव और अनोखी एक रिश्ते में बंध गए थे और ऋषभ हमेशा के लिए अकेले रह गया। ऋषभ ने मन में कहा, शायद मेरी गलतियों की यही सजा है कि मुझे मेरे प्यार के बिना जीना होगा। पंडित जी ने कहा, अब आप दोनों पूरे विधि और विधान से एक दूसरे का पति पत्नी बन गए हैं। अनोखी तो अभी भी सदमे में ही थी और आरव ने उसे गले लगा लिया और कहा, मैं बहुत खुश हूँ बेबी आज। अनोखी चुप रही और उसकी नजरें ऋषभ को ढूंढ रही थी लेकिन ऋषभ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आरव ने अनोखी के कंधे पे हाथ रख कर कहा, तुम कैसा हो ना? अनोखी ने हाँ में सर हिलाया और आरव ने शक भरी नजरों से कहा, लेकिन तुम्हारी आंखों में खुशी दिख क्यों नहीं रही है मुझे? अनोखी ने झूठी मुस्कान से कहा, मैं सच में बहुत खुश हूँ आरव, तुम बेकार में ही इतना सोच रहे हो।
अनोखी ने आरव का शक दूर करने के लिए उसे गले से लगा लिया और कहा, फाइनली हम दोनों पति पत्नी बन ही गए। तुम्हारा 5 साल का इंतजार खत्म हो ही गया। आखिरकार आरव और अनोखी की शादी हो ही गई, लेकिन क्या होने वाला है इनकी इस बिना प्यार की शादी का अंजाम। तारांकन। रात को सारे गेस्ट घर जा चुके थे और आरव और अनोखी अपने कमरे में पहुंचे। अनोखी को बहुत ही अजीब लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि ये जल्दीबाजी में उसने क्या कर लिया। अनोखी की नज़र बैग पे गई और उसने देखा कि पूरा बैग गुलाब की पंखुड़ी से सजा हुआ है। ये देखकर अनोखी घबरा गई और उसकी सांसें तेज हो गई। आरव ने कमरे की कुंडी लगाई और पीछे से आकर अनोखी को अपनी बाहों में ले लिया। अनोखी एकदम से चौंक गई और आरव ने उसके कंधे पे अपनी थोड़ी रख के कहा, बेबी, हमारा बैग कैसे लगा तुम्हें? अनोखी ने कोनी मरकर आरव को अपने से दूर कर लिया और घबराते हुए कहा, मैं इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ अभी। ये सुनकर आरव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसने कहा, अनोखी, अब शादी हो गई है हमारी। आज नहीं तो कल हमें अपने रिश्ते के नए पड़ाव पर जाना ही है। आरव ने अनोखी का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा और कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? अनोखी ने परेशान होकर कहा, बहुत भरोसा है मुझे तुम पर, लेकिन आरव ने अनोखी को पूरा बोलने की नहीं दिया और उसने होठों पर उंगली रख के कहा, बस भरोसा है तो बात खत्म, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। आरव अनोखी के साथ नज़दीकी बना रहा था और उसके करीब और करीब बढ़ता जा रहा था। अनोखी ने शादी तो कर ली, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि शादी के बाद ये सभी उसे करना होगा। अनोखी घबरा रही थी और आरव ने उसे गोद में उठा लिया। अनोखी एकदम से चौंक गई और उसने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? अंजलि आ जाएंगी। आरव ने धीमे से अनोखी के कान में कहा, अंजलि नहीं आएंगी, वो केयरटेकर के साथ है। अनोखी आगे कुछ बोलने ही वाली थी कि आरव ने उसे आंखें दिखा के कहा, बस अब किसी की परवाह मत करो और इस रोमांटिक पल में खो जाओ। आरव अनोखी को उठाकर बाथरूम में ले गया और बाथरूम भी गुलाब की पत्तियों से सजा हुआ था। आरव ने आज रात सुहाग रात मनाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। बाथटब में ही गुलाब की पंखुड़ी थी और झाग बना हुआ था। आरव ने अनोखी को बाथटब में लिटा दिया और खुद भी अंदर आ गया। अनोखी की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। आज तक उसने ऋषभ के सिवा अपने करीब किसी को आने नहीं दिया, लेकिन वो आरव को कैसे रोक सकती? आखिर आरव का हक बनता था उसके ऊपर, पति जो है वो अनोखी। आरव रोमांस के मूड में था, लेकिन अनोखी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे रोके। आरव ने धीरे धीरे करके पहले अनोखी के सारे ज्वेलरी उतारी। आरव बहुत ही नज़ाकत से सब काम कर रहा था और अनोखी ने अपनी आंखें बंद कर ली। अनोखी और आरव पूरे तरीके से भीग चुके थे और आरव ने अनोखी का हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और कहा, बहुत इंतजार कराया है तुमने मुझे, लेकिन अब और नहीं। आज रात में तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। ये कहते ही आरव ने अनोखी की ब्लाउज की स्ट्रैप खोल दी और अनोखी ने सांसें थाम गई। आरव ने अनोखी की कमर को चूमना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अनोखी का ब्लाउज वो नीचे करते जा रहा था। इससे पहले आरव ब्लाउज और नीचे कर पाता, अनोखी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, प्लीज आरव। अनोखी ने आरव को बहुत ही बुरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया और बाथटब से बाहर आ गई। अनोखी की ड्रेस उसके शरीर से चिपक कर और भी हैवी हो गई थी और उसका ब्लाउज लूज से हो गया था और कंधे से बार बार गिर रहा था। अनोखी ने नजरें चुरा के कहा, अभी मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं एकदम से ये सब नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो। आरव दुखी होकर अनोखी को बस देखे जा रहा था और अनोखी ने साइड वाले हैंगर से टॉवल लिया और बाथरूम से जाने ही लगी थी कि आरव भी बाथटब से बाहर निकल गया और उसने अनोखी का हाथ जोर से पकड़ लिया। अनोखी पीछे मुड़ी और अपना हाथ झटकाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आरव ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। अनोखी ने दर्द में आहें भरते हुए कहा, आरव क्या कर रहे हो, दर्द हो रहा है मुझे। अनोखी को उसकी चुड़िया चुभ रही थी और कुछ चुड़िया तो टूटकर उसके हाथ में भी चुभ गई थी। अनोखी ने दर्द में कहा, प्लीज आरव। आरव ने अनोखी को दीवार की तरफ धक्का दे दिया और कहा, क्या प्लीज अनोखी, तुमने अपना दर्द दिखाई दे रहा, लेकिन क्या मेरा दर्द तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? आरव का दुख और बेचैनी उसकी आंखों में साफ दिख रहा था, जो अनोखी ने अनदेखा कर दिया। आरव ने इतनी जोर से अनोखी का हाथ पकड़ रखा था कि चूहों के टुकड़े उसकी कलाई अंदर तक चले गए और उसने खून आने लग गए, लेकिन आरव को उस पर दया नहीं आई, क्योंकि इस वक्त वो खुद अपने दर्द से जूझ रहा था। अनोखी दर्द में आहें भर रही थी और आरव ने उसकी ठोड़ी पे हाथ रख के कहा, बोलो ना अनोखी, क्यों मेरे करीब आने से तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है?
पति हूँ मैं तुम्हारा, लेकिन फिर भी क्यों मेरा छूना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? क्या अनोखी अपने दिल का हाल बता पाएंगी? अनोखी शादी के पवित्र बंधन में तो बंध गई, लेकिन दिल में किसी और को लिए कैसे ये रिश्ता निभा पाएगी? डॉट डॉट डॉट। अनोखी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आरव को धक्का दे दिया और अपने हाथ को सहलाने लगी। अनोखी ने आरव की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल हो गए हो तुम? आरव ने गुस्से में कहा, जिस पति की बीवी उसे छूने न दे वो तो पागल ही होगा ना। अनोखी ने अपने सर पे हाथ रख के कहा, मुझे बस कुछ वक्त चाहिए आरव। 5 साल तक जब मेरा इंतजार किया है तो कुछ पल और नहीं कर सकते क्या? आरव ने गुस्से में दीवार पर हुआ मारते हुए कहा, मुझे उलझाना बंद करो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझे क्यों नहीं छूने देना चाहती, क्योंकि तुम्हारे दिल में अभी भी ऋषभ है। ये सुनकर अनोखी शौक हो गई और उसने नजरें फेरते हुए कहा, ये तुम क्या कहे जा रहे हो? आरव ने दुखी मन से कहा, सही तो कह रहा हूँ। अनोख आरव नजरें नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं उसे था कि वो ही गलत है। आरव ने अनोखी की तरफ कदम बढ़ाया और उससे इमोशनल होकर कहा, तुम तो ठीक से झूठ भी नहीं बोल सकती। अगर ऋषभ दिल में है तो क्यों करी मुझसे शादी? अनोखी ने आरव से कहा, तुम अभी अपने होशो हवास में नहीं हो, हम कल बात करेंगे। ये कहकर अनोखी मुड़ी ही थी कि आरव ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, जो बात होंगी अभी होंगी और इसी वक्त होंगी। आज तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती, तो बताओ अनोखी कौन है तुम्हारे दिल में? क्या ये शादी तुम्हारी नज़रों में बस एक धोखा है? क्यों मेरी जिंदगी के साथ खेल रही हो तुम? आरव बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था और उसकी आंखों में आंसू भर गए थे। अनोखी भी हैरान थी आरव को ऐसे देख, वो पहली बार आरव का ये रूप देख रही थी। अनोखी ने आरव के आंसू पीछे और उसके गालों पे हाथ लगा के नम आंखों से कहा, मैंने तुमसे शादी अपनी मर्जी से की है, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। बस मैंने तुमसे कुछ वक्त मांगा था, लेकिन तुम्हें अपना पति कला फर्ज चाहिए तो मैं रोकेगी नहीं तुम्हें। ये कहकर अनोखी ने एक कदम पीछे ले लिया और अपनी ब्लाउज की डोरी और ढीली कर दी और कहा, निभा लो अपने पति का धर्म, मैं रोकेगी नहीं तुम्हें। अनोखी ने अपनी बाहें फैला ली और आरव उससे देखने लगा। अनोखी की आंखें नम थी और उसका दिल जोरों से आवाज कर रहा था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि आज नहीं तो कल ये तो होना ही है। जब आरव अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ तो अनोखी ने फिर से कहा, आओ न आरव, तुम्हें मुझ पर शक है न, तो आज मैं तुम्हारे सारे शक मिटा दूंगी। शायद मेरा शरीर पाकर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं तुमसे शादी जैसे पवित्र रिश्ते में बेवफाई नहीं करूंगी। अनोखी आरव को इमोशनल होकर देखे जा रही थी और आरव उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। आरव अनोखी के बहुत करीब आकर खड़ा हो गया और उसने उसके आंसू पूछ के कहा, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, लेकिन जबरदस्ती नहीं। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम खुद मेरे पास चल कर आऊंगी। ये कहकर आरव ने नीचे से अनोखी का दुपट्टा उठा दिया और उससे कवर कर लिया। अनोखी आरव को देखती ही रह गई और उसने कहा, इतने अच्छी क्यों हो तुम? आरव ने दुख भरी मुस्कान से कहा, प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए चाहता हूँ कि तुम दिल से अपनाओ मुझे, न कि कोई जोर जबरदस्ती से। ये कहकर आरव ने अनोखी को गोद में उठा लिया और उसे कमरे में लेकर गया। अनोखी आरव को देखे जा रही थी और उसने धीरे से कहा, तुम मेरी जिंदगी में पहले क्यों नहीं आए? आरव ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरा इंतजार ही नहीं किया। लेकिन कोई नहीं, अब आ गया हूँ तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा, पकड़ के रखूंगा। आरव ने अनोखी को बेड पे बिठा दिया और कहा, मैं दूसरे कमरे में सोने जा रहा हूँ, तुम कपड़े चेंज कर लेना और आराम से सो जाना। ये कहकर आरव कमरे से चला गया और उसने जाते ही अनोखी फुट फुट कर रोने लगी। अनोखी ने अपने सर पे हाथ रख कर रोते हुए कहा, वो मुझसे इतना प्यार करता है, लेकिन मैं उसी का ही दिल तोड़े जा रही हूँ। किस किस्म की लड़की हूँ मैं? उस आदमी को दिल में सजा रखा है जिसने मेरी कदर नहीं करी, जबकि मेरे दिल पे सिर्फ आरव का हक होना चाहिए। अनोखी देर रात तक गीले कपड़ों में रोती रही और उसने आखिरकार फैसला कर लिया, अब बहुत हो गया, आरव मेरा पति है और मेरे दिल पे और जिस्म पे बस उसका हक है। अब मैं उसे नहीं तोड़ पाऊंगी। अनोखी ने फैसला तो कर लिया था, लेकिन क्या वो उस फैसले पर अटल रह पाएंगी? तारांकन। अगले दिन रात 9 बजे। आज अनोखी और आरव की रिसेप्शन पार्टी थी। अनोखी ने आज व्हाइट कलर का बहुत ही सुंदर गाउन पहन रखा था, जिसमें वो एकदम प्रिंसेस की तरह लग रही थी। अनोखी ने अपने बाल पोनीटेल में बॉन्ड रखा थे और होठों पे लाला लिपस्टिक लगा रखी थी। अनोखी ने अपने आप को शीशे में निहार के कहा, मैं आरव की पत्नी हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी।
अनोखी ने गहरी सांस ली और वो सीधा आरव के कमरे में चली गई। आरव भी ब्लैक टक्सीडो में एकदम तैयार था और अपनी टाई ठीक कर रहा था और पीछे से आकर अनोखी ने उसे गले से लगा लिया और कहा, मुझसे नजर हो क्या? आरव झट से पेशु हुआ और उसके अनोखी का हाथ अपनी कमर से हटा के कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनोखी ने अपनी बहें आरव के गले में डालते हुए कहा, मुझे अपने पति के कमरे में आने के लिए किसी की इज्जत नहीं चाहिए। आरव हैरान था अनोखी का ये रोका देखकर, क्योंकि अनोखी जरूरत से ज्यादा ही स्वीट बनने की कोशिश कर रही थी। आरव ने हैरानी से कहा, ये तुम्हें हुआ क्या है आज? अनोखी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस अपने पति से प्यार कर रही हूँ। अनोखी जो भी कर रही थी वो बस एक दिखावा था आरव की तरफ पहला कदम बढ़ाने का। आरव ने सीरियस होकर कहा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, फिर ये दिखावा करने की क्या ही जरूरत है तुम्हें? आरव ने अनोखी का हाथ झटकर दिया और कमरे से बाहर जाने ही लगा कि अनोखी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, इतनी बेरुखी मत करो मुझसे, बीवी हूँ मैं तुम्हारी। आरव ने हंसते हुए कहा, अच्छा तुम्हें याद है बीवी हो तुम मेरी? मुझे लगा कि हमारा पति पत्नी का रिश्ता बस एक दिखावा है और कुछ नहीं। आरव अभी भी नाराज था और उसकी नाराजगी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। अनोखी आरव की तरफ बढ़ी और उसके कोट के बटन के साथ उसने खेलते हुए कहा, मुझे जो भला बुरा कहने हैं कह लो, लेकिन सच यही है कि तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी बीवी। अनोखी ने आरव की तरफ एक और कदम बढ़ाया और उसके गालों को प्यार से हाथ लगा के कहा, कल की रात बेशक हमारी अच्छी नहीं रही, लेकिन आज की रात सिर्फ तुम्हारी और मेरी है। आरव हैरान था कि रातों रात अनोखी कैसे बदल गई। आरव ने अनोखी के कान में नज़ाकत से कहा, टुनाइट आई एम ऑल योर्स। ये कहकर अनोखी चली गई और आरव बस देखते ही रह गया। अनोखी जिंदगी में आगे बढ़ने को कोशिश कर रही थी, इस उम्मीद में कि क्या पता उसे आरव से प्यार हो जाए। आधे घंटे बाद सब लोग मेंशन में आ गए थे और अनोखी की नजरें आरव को ही ढूंढ रही थी। वो अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करती इस भीड़ में। अनोखी देहार उधर देख ही रही थी जब उसने दूर से देखा कि आरव अपने कोई बिजनेस क्लाइंट से बात कर रहा है। अनोखी ने अपने दिल में हाथ रखा और कहा, अब आरव मेरा पति है और उसको खुश करने की जिम्मेदारी बस मेरी है। अनोखी चेहरे पे मुस्कान रखे आरव के पास गई और आरव के कंधे पे हाथ रखकर कहा, बेबी। आरव एकदम से चौंककर पीछे मुड़ा और हैरानी से अनोखी को देखने लग गया। अनोखी ने आरव के बिजनेस क्लाइंट को देखा और कहा, क्या मैं अपने पति को कुछ पल के लिए आपसे चुरा सकती हूँ क्या? क्लाइंट ने शैंपेन का गिलास ऊपर करते हुए कहा, ही इज ऑल योर्स, टेक हिम। अनोखी ने आरव का हाथ पकड़ा और उसे डांस फ्लोर पे लेकर आ गई। आरव ने अनोखी से कहा, ये तुम क्या कर रही हो? अनोखी ने आरव का हाथ अपनी कमर पे रख दिया और कहा, अपने पति से प्यार कर रही हो, अब इसकी इज्जत भी मुझे किसी और से लेनी पड़ेगी क्या? अनोखी ने आरव के गले में अपना हाथ डाला और सॉफ्ट म्यूजिक पर इधर उधर मटकने लग गई। धुन बहुत ही सॉफ्ट था और रोमांटिक भी। अनोखी ने अपना सर आरव के सीने पे रख लिया और डांस करते हुए कहा, मुझे माफ कर दो आरव, मुझे पता है कि मैंने हमेशा तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है, लेकिन अब मैं हमारे रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अनोखी ने अनोखी की कमर पर अपने दोनों हाथ रख दिए और उसे अपनी बाहों में लेकर कहा, इस बार मेरा दिल मत तोड़ना अनोखी, बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभाला है मैंने। अनोखी ने आरव के दिल पे हाथ रखा और कहा, नहीं तोड़ेगी दिल, वादा है कि अब सिर्फ तुम और मैं होंगे। आरव और अनोखी ने एक दूसरे की आंखों में देखा और आरव ने मुस्कुरा के कहा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। आरव बहुत ही प्यार से अनोखी को देख रहा था और अनोखी ने कहा, मैं भी अब तुम्हारी होना चाहती हूँ। आरव और अनोखी खुश थे और इतने में पार्टनर्स चेंज करने की बारी आई। आरव ने अनोखी का हाथ घुमा दिया और अनोखी घूमती हुई डांस फ्लोर पर किसी और की बाहों में आ गई। अनोखी ने नजरें जैसे ही उठाई वो हैरान हो गई खुद को ऋषभ की बाहों में देखकर। ऋषभ ने अनोखी की कमर पे एक हाथ रखा और दूसरे हाथ से उसके हाथ को थामकर डांस करने लगा। अनोखी ने हैरानी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ अनोखी आरव के करीब जाने की सोच रही थी और वही उसका बिता हुआ कल फिर से उसकी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया। अनोखी घबरा रही थी जब ऋषभ ने उसकी कमर को सहला के कहा, शांत हो जाओ, मैं यहाँ पर आरव के इनविटे करने की वजह से आया हूँ और वैसे भी आज रात ही को मैं दिल्ली वापस चला जाऊंगा। अनोखी ने हाँ में सर हिलाया और ऋषभ के साथ डांस करना उससे बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था। अनोखी ऋषभ से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी।
उसे लग रहा था कि अगर वो ऋषभ को देखेगी तो शायद वो पिघल जाएंगी और आरव के साथ एक नई शुरुआत नहीं कर पाएंगी। अनोखी और ऋषभ के बीच में सिर्फ खामोशी थी और इस खामोशी को मिटाने के लिए ऋषभ ने कहा, तो आरव और तुम अब पति पत्नी हो गए। अनोखी ने कहा, हाँ फाइनली ये तो होना ही था। आरव ने मेरा हमेशा साथ दिया है और अब मेरी बारी है उसे हमेशा खुश रखने की। ऋषभ बाहर से तो मुस्कुरा रहा था लेकिन अंदर से उसका दिल जल रहा था। ऋषभ ने अनोखी से कहा, एक बात पूछो। अनोखी ने हाँ में सर हिलाया और ऋषभ ने कहा, क्या दूसरी बार प्यार करना मुमकिन है? ये सुनकर अनोखी के डांस करते करते कदम रुक गए और उसने ऋषभ की आंखों में देखा। ऋषभ ने अनोखी का हाथ पकड़ा और फिर से डांस करते हुए कहा, बताओ ना अनोखी, क्या ये प्यार नाम की बीमारी फिर से हो सकती है? क्या फिर से हमारी जिंदगी में कोई आ सकता है जो प्यार को खूबसूरत बना दे? अनोखी ने नजरें चुरा के कहा, हाँ हो सकता है, भगवान हमें हमेशा दूसरी बार चांस देते हैं। ऋषभ ने हाँ में सर हिलाया और कहा, है सही बात है, जैसे भगवान ने तुम्हें दूसरी बार चांस दिया है आरव के साथ प्यार का। अनोखी को घुटन हो रही थी ऋषभ के सवालों से और वो एकदम से रुक गई और उसने कहा, तुम एंजॉय करो, मुझे और गेस्ट को भी देखना है। ये कहकर अनोखी चली गई और ऋषभ अकेला रह गया। अनोखी ने पानी का गिलास उठाया और कहा, मुझे भटकना नहीं है ऋषभ, आज रात मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा और मुझे आरव के साथ एक नई शुरुआत करनी है। तारांकन, रात 11 बजे। सारे गेस्ट मेंशन से जा चुके थे और रात बहुत ही गहरी हो गई थी। आरव कपड़े चेंज करके जैसे ही कमरे में घुसा वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया। कमरे में डिम लाइट्स ऑन थी और चारों तरफ कैंडल्स लगी हुई थी और पूरे कमरे ताज़े फूलों की खुशबू आ रही थी। आरव ने हैरानी से सब कुछ देखा और इधर उधर अनोखी को ढूंढने लग गया। आरव बस अनोखी को ढूंढ ही रहा था कि इतने में बाथरूम का दरवाज़ा खोला और अनोखी बाहर आई। आरव की आंखें फटी की फटी ही रह गई अनोखी को देखकर। अनोखी ने ग्रे रंग की छोटी सी नाइटी पहन रखी थी जो बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग थी। अनोखी नज़ाकत से इथलाती हुई आरव की तरफ बढ़ रही थी और आरव बस बिना पलके झपकाए उसे देखे जा रहा था। अनोखी आरव के पास आई और उसने गले से लगकर उसने कहा, आज रात हम सही मायनों में एक दूसरे के पति पत्नी हो जाएंगे। अनोखी आरव के इतने करीब थी कि आरव भी अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने अनोखी को अपनी बाहों में भर के कहा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इस पल का मैं कब से इंतजार कर रहा था। आरव ने अनोखी के गालों को जैसे ही चूमा, वैसे ही अनोखी ने अपनी आंखें बंद कर ली। आरव ने अनोखी की आंखों को चूमते हुए कहा, ओपन योर आइज बेबी, आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुमसे प्यार करूँ तो तुम पूरे होशो हवास में हो। अनोखी ने अपनी आंखें खोल ली और मुस्कुराकर आरव को देखने लगी। आरव ने अनोखी के गालों को बड़े ही प्यार से छुआ और उसे चूमने लग गया। अनोखी की धड़कानें बढ़ यही थी। आरव का छूना उसे अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन फिर भी वो आरव के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी। आरव ने अनोखी को अपनी बाहों में भर लिया और धीरे धीरे उसकी गर्दन के नीचे आ गया और उसे मदहोशी से चूमने लगा, काटने लगा। अनोखी की आह निकल गई और उसकी आह सुनकर आरव और भी मदहोश हो गया था। पूरे कमरे में खामोशी थी, बस तेज सांसों की आवाज आ रही थी। आरव ने अनोखी की नाइटी की डोर पे हाथ लगाया और उससे बस खींचने ही वाला था कि इतने में बहुत तेजी से अलार्म बजने की आवाज आने लग गई। अनोखी ने हैरानी से कहा, ये क्या हो रहा है? आरव ने अपने बालों पे हाथ फेरा और कहा, शिट, कौन है जिसकी वजह से आरव और अनोखी अपनी सुहागरात नहीं मन पाए? डॉट 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 डॉट। अलार्म और तेजी से बजने लग गया और उसने अनोखी ने अपने कान पे हाथ रख के कहा, ये क्या हो रहा है आरव? आरव ने अनोखी के कंधे पे हाथ रखा और कहा, बेबी तुम कपड़े चेंज कर लो, लगता है घर में कोई चोर घुस आया है, मैं देखता हूँ। आरव बस मुड़ा ही था कि अनोखी ने कहा, ध्यान से। आरव ने हंसते हुए कहा, तुम एक माफिया को कह रही हो ध्यान से? बड़ी ही अजीब बात है। आरव कमरे से चला गया और अलार्म की आवाज से परेशान होकर अनोखी बाथरूम में चली गई। आरव कॉरिडोर में चल रहा था जब उसने किसी की परछाई देखी। आरव ने जोर से चिल्ला के पूछा, कौन है? आरव परछाई के पीछे भागा और भागते भागते वो गार्डन तक आ गया लेकिन उसे कोई नहीं मिला। आरव ने सारी सिक्योरिटी को इकट्ठा कर लिया और कहा, सारे एरिया को छान मारी और पता लगो कि कौन आया था मेंशन में। सिक्योरिटी के लोग हाँ में सर हिला के चले गया और आरव ने कहा, किसकी हिम्मत हुई मेरे घर में घुसने की? पता लगाना पड़ेगा। आरव मेंशन में वापस गया और अपने सीक्रेट रूम में घुस गया सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए।
पूरे कमरे में कैमरा चल रहा था और आरव ने आज रात की फुटेज निकाली। आरव ने सारे कमरे चेक किया और अचानक से आरव ने देखा कि अनोखी के कमरे में कोई घुसा। आरव ने और क्लोजअप लिया और वो दंग रह गया ऋषभ को देखकर। ऋषभ ड्रावर में कुछ ढूंढ रहा था और इसमें बाद फुटेज ब्लर हो गई, कुछ पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। ऋषभ को देखकर आरव को बहुत गुस्सा आ गया और उसने कहा, आखिर ये चल क्या रहा है। आरव बहुत कोशिश कर रहा था देखने की ऋषभ क्या करने आया था, लेकिन कुछ ही देर में स्क्रीन नलक हो गई। गुस्से में आरव ने जोर से कंप्यूटर स्क्रीन पे घुसा मारा और अचानक से उसकी शादी के दिन की क्लिप चलने लग गई जब अनोखी कमरे में तैयार ही रही थी। अनोखी को दुल्हन के लिबास में देखकर आरव का सारा गुस्सा शांत हो गया और उसने अनोखी को निहारते हुए कहा, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बीवी, वैसे मानना तो पड़ेगा, मेरी बीवी से सुंदर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आरव प्यार से अनोखी को निहारे जा रहा था, चेहरे पे मुस्कान लिए जब उसने देखा कि ऋषभ कमरे के अंदर आया। आरव की मुस्कान छोटो हो गई और उसे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने क्या देख लिया। धीरे धीरे ऋषभ अनोखी के करीब आया और उन दोनों के बीच में केमिस्ट्री साफ दिख रही थी। कमरे में आवाज तो नहीं आ रही थी, लेकिन उन दोनों के एक्शन देख के साफ समझ में आ रहा था कि कितना प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से। आरव की आंखों में आंसू आ गए और अनोखी की बेवफाई देखकर वो गुस्से से भर गया और हद तो तब पार हो गई जब अनोखी ने अपनी मर्जी से ऋषभ को किस किया। आरव गुस्से में चिल्ला उठा, अनोखी। आरव बहुत ही शांत किस्म का इंसान था, लेकिन उसे धोखा बिल्कुल भी नहीं पसंद था और न ही धोखा देने वालों को वो कभी माफ करता था। गुस्से में आकर आरव ने सारे कत्तव कमरे तोड़ दिया अपने हाथ से। आरव के हाथों से खून निकल रहा था, लेकिन उसका गुस्सा था कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आरव गहरी गहरी सांसें लेने लग गया और उसने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा अनोखी। तुमने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है मेरे दिल और वफा के साथ। आरव ने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आंसू अंदर ही दबा लिए। यहाँ आरव अनोखी की बेवफाई से टूट गया था और वहां पर अनोखी बेड पर बैठकर आरव का इंतजार कर रही थी। अनोखी ने घड़ी की सुई देखी और कहा, रात के 2 बज गए ही, लेकिन आरव का कहीं पता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी परेशानी में है। अनोखी बेचैन हो गई और वो बस खड़ी ही हुई थी कि इतने में कमरे में आरव आया। अनोखी ने परेशान होकर कहा, कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता है मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आरव ने बस अपनी नजरें उठाई ही थी कि अनोखी बहुत ज्यादा हैरान हो गई और उसने कहा, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो रही है और ये हाथ से खून क्यों निकला रहा है? अनोखी परेशान होकर आरव के पास गई और उसने उसके हाथ को छुआ ही था कि आरव ने उसका हाथ झटक दिया और गुस्से में कहा, मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, तुम जैसी लड़की का छूना बर्दाश्त नहीं है मुझे। आरव गुस्से से लाल हो रहा था और अनोखी ने हैरानी से कहा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, सब ठीक तो है? आरव ने गुस्से से अनोखी के कंधे पे हाथ रख के कहा, तुम इतना गिर जाओगी, मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मेरे सतह ही धोखा किया। आरव की आंखों में आंसू थे और अनोखी ने परेशान होकर कहा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, प्लीज मुझे बताओ, मैंने क्या किया है? आरव ने अनोखी को अपनी तरफ खींच के कहा, शादी में क्या हुआ था अनोखी? अनोखी समझ नहीं पा रही थी कि आरव कहना क्या चाह रहा है और वो बिना कुछ कहे हैरानी से उसे देख रही थी। आरव ने और जोर से अनोखी के कंधे पे प्रेशर डाला और कहा, बताओ न, क्या हुआ था शादी के दिन? जब तुम मेरे लिए दुल्हन के लिबास में तैयार हो रही थी तो क्या हुआ था? अनोखी अभी भी समझ नहीं पा रही थी। क्यों पहलियां बुझा रहे हो, साफ साफ कहो कि क्या कहना चाहते हो। मुझसे क्या गलती हो गई जो तुमने अपना ऐसा हाल बना लिया है? अनोखी भी इमोशनल हो गई थी। वो तो आरव के साथ एक नए रिश्ते में बांधना चाहती थी, लेकिन उसको क्या पता था कि एक नई परेशानी उसके सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। आरव इतने गुस्से में था कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। अनोखी ने प्यार से आरव के गालों पे हाथ रखा और कहा, प्लीज बताओ ना मुझे, क्या गलती हो गई मुझसे? आरव ने गुस्से में अनोखी को धक्का दे दिया और चिल्ला के कहा, गलती नहीं, गुनाह हुआ है तुमसे। अपनी ही शादी के दिन अपने एक्स हस्बैंड के साथ होते हुए तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आई। ये सुनकर अनोखी की आंखें खोली की खोली रह गई और उसके पैर डगमगाने लगे। अनोखी को शौक देखकर आरव ने दुख भरी हंसी से कहा, लगता है अब तुम्हें सब याद आ गया है। तुम्हें याद आ गया है कि जब मैं मंडप पे तुम्हारा इंतजार कर रहा था तब तुम ऋषभ के साथ लिपटी हुई किश कर रही थी।
अनोखी के हाथ कांपने लगे और उसने मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। आरव ने अनोखी की तरफ कदम बढ़े और उसके पास खड़े होकर कहा, एक बात बताओ अनोखी, कैसा लग रहा था ऋषभ के सहकिश करके किसी और की दुल्हन बनते वक्त? बड़ा ही मजा आया होगा तुम्हें। अनोखी ने हाथ जोड़ के कहा, प्लीज चुप हो जाओ आरव। आरव अनोखी को धक्का देने लगा और उसने कहा, तुम चाहती हो कि मैं चुप रहो, ये जाने के बाद भी कि मेरी बीवी शादी के दिन किसी और के साथ सुहाग रात मना रही थी। आरव गुस्से में अनोखी को धक्का दिए जा रहा था और अनोखी पीछे होती जा रही थी। अनोखी ने रोते हुए कहा, एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। आरव ने हंसते हुए कहा, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? अभी भी तुम मुझे समझने के लिए कह रही हो। इस बात को तुम कैसे जस्टिफाई करूंगी कि तुम ऋषभ को क्यों किस कर रही थी? अनोखी की बोलती बंद हो गई और आरव ने सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा, तुम मुझे समझने के लिए कह रही हो न, तो ठीक है, चलो मैं समझने की कोशिश करता हूँ। कहीं तुमने ऋषभ को इसलिए तो किस नहीं कर रही थी क्योंकि उसके होठ बहुत ही सुंदर है, या फिर तुम उसको इसलिए किस कर रही थी क्योंकि उसे देखते ही तुम्हें हवस चढ़ गई? आरव गुस्से में बहुत चीप बातें कर रहा था और अनोखी ने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज चुप हो जाओ। आरव ने गुस्से में अनोखी का हाथ पकड़ के खींचा और झंझोड़ के कहा, तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया और तुम मुझसे चाहती हो कि मैं चुप रहूं? ऋषभ ने अनोखी के सामने हाथ जोड़ के कहा, प्लीज अनोखी, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं इतना बड़ा नामर्द नहीं हूं कि अपनी बीवी की बेवफाई के बाद भी चुप रहो। अनोखी को बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी और वो बिलक बिलक कर रो रही थी। आरव का गुस्सा था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके सामने बार बार अनोखी और ऋषभ की किश करते हुए वीडियो आंखों में घूम रही थी। आरव ने गुस्से में लैंप उठाकर फेंक दिया और कहा, ये कैसे औरत के साथ शादी कर ली मैंने जिसका करैक्टर इतना खराब है? आरव ने सारी चीजें इधर उधर फेंकना शुरू कर दी थी और अनोखी बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। आरव बहुत गुस्से में था और उसने टीवी पे जोर से घुसा मारा और कहा, अपने आप को बहुत बड़ा माफिया कहता हूँ मैं, और मेरी ही बीवी मेरी की नक के नीचे गुल खिला रही थी। मुझे तो शर्म के मारे अपने आप को ही गोली मार देनी चाहिए। आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे मर ही जाना चाहिए। ऐसी औरत के साथ रहने का क्या ही फायदा जिसके दिल में कोई और हो। आरव अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा और अनोखी उसके पीछे भागी। आरव ने अलमारी खुल के बंदूक निकाली ही थी कि अनोखी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, पागल तो नहीं हो तुम? आरव ने गुस्से में कहा, हाँ पागल हो गया हूँ मैं, तुम्हें देख नहीं रहा क्या? आरव बस ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अनोखी ने चिल्ला के कहा, तुम्हें मेरे कसम प्लीज रुक जाओ। आरव ने चीर के कहा, थे अभी भी ऐसा लगता है कि मैं तुम जैसी बेवफा औरत की कसम खाऊंगा। ये कहकर आरव ने अनलही को धक्का दे दिया। अनोखी बहुत ज़ोर से जमीन पे गिर गई और आरव ने अपने सर पे बंदूक तान के आखिरी बार अनोखी को देखा और कहा, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है, लेकिन अफसोस की बात तक यह है कि तुमने कभी मुझे अपना नहीं माना। उस ऋषभ ने तुम्हें हर पल सताया है, फिर भी तुम्हारे दिल में बस उसी का नाम है। लगता है मुझमें ही कोई कमी थी जो इतने सालों में भी तुम्हारा दिल नहीं जीत पाया। आरव की आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों थे। आरव ने इमोशनल होकर कहा, मेरे मरने के बाद ही शायद तुम्हें सुकून मिलेगा, और हाँ, मेरे मरने का जरा सा भी अफसोस मत करना और अपने ऋषभ के पास वापस चली जाना, क्योंकि सुकून तो तुम्हें उसकी बहू में ही मिलेगा। अनोखी ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो आरव, मेरे से गलती हो गई। वो वक्त मेरे लिए इतना इमोशनल था कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाए और भावनाओं में बहकर गलती कर दी मैंने। लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि ये शादी का रिश्ता बहुत शिद्दत से निभाएंगी, बस एक मौका। अनोखी आरव के सामने भीख मांग रही थी एक और मौके के लिए, जब आरव ने दुखी होकर कहा, मुझे तुम और अब भरोसा नहीं है। क्या पता मैं ऑफिस में हूँ और तुम मेरे पीठ पीछे मेरे ही बिस्तर और ऋषभ के साथ रंगरलियां मना रही हो। अनोखी को ये सब सुनने में भी बहुत गंदा लग रहा था और उसने इमोशनल होकर कहा, मैं इतनी घटिया नहीं हूँ। आरव ने कहा, तुम कितनी घटिया हो ये मैं देख चुका हूँ, अब और देखने की इस दिल में तमन्ना नहीं है। गुड बाय अनोखी, और मुझे माफ कर देना जो तुमसे प्यार करने की गलती कर बैठा मैं। आरव का हाथ ट्रिगर की तरफ बढ़ा और वो उसे दबाने की वाला था कि अनोखी ने अपनी आंखों पे हाथ रख लिया और चिल्ला के कहा, नो प्लीज। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो बस अपने आप को खत्म करने ही वाला था कि उसके कानों में एक मासूम सी आवाज आई, पापा। आरव ने झट से अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि दरवाजे और नन्ही सी अंजलि खड़ी है और उसे डरते हैं देख रही है। अंजलि ने फिर पुकारा, पापा। आरव के हाथों से बंदूक छूट गई और अंजलि को देख के वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया।
अंजलि आरव की तरफ आगे बढ़ी और उसने आरव की टांगों के गले लग गई और उसने कहा, पापा, आप रो क्यों रहे हैं? आरव ने जल्दी से अपने आंसू पूछ लिए और अंजलि को गोद में उठा के कहा, बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आंटी कहाँ गई? अंजलि ने कहा, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी गुड़िया को नींद नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं पापा, आपको यूं सुला देंगे। आरव अंजलि से बहुत प्यार करता था और चाहे वो अनोखी पे कितना ही गुस्सा क्यों न हो, लेकिन वो गुस्सा वो अंजलि पे कभी नहीं उतार सकता। अनोखी बात आरव और अंजलि के प्यार को देखे जा रही थी और अपनी गलतियों पे वो और भी शर्मिंदा हो रही थी। आरव ने अंजलि को अपनी बाहों में भर लिया और कमरे से बाहर ले गया। अनोखी ने रोते हुए अपने सर पे हाथ रगड़ लिया और कहा, मैं कितनी बुरी औरत हूँ, वो आदमी मेरी बेटी से इतना प्यार करता है और मैंने अनजाने में उसी को धोखा दे दिया। इमोशनल होकर अनोखी अपने आप को थप्पड़ मारने लगी और दोहराने लगी, बहुत घटिया औरत हूँ मैं, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अनोखी बहुत शर्मिंदा थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी गलती सुधरने के लिए वो क्या करे। 1 घंटे बाद अनोखी जमीन पर आंख बंद करके दीवार के सहारे लेटी हुई थी जब आरव कमरे के अंदर आया और अनोखी को देखकर उसकी आंखों में फिर से गुस्सा भर गया। आरव ने दंत भींचते हुए अनोखी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। अनोखी एकदम से जग गई और डरते हुए आरव की आंखों में देखने लगी। आरव ने अनोखी को जबरदस्ती अपनी बाहों में भर लिया और कहा, तुम्हें ऋषभ जैसे टॉक्सिक मर्द पसंद है न? तो ठीक है, आज से मैं भी टॉक्सिक ही बन जाता हूँ। क्या पता कि तुम्हें मुझे प्यार हो जाए। अनोखी हैरानी से आरव को देख रही थी जब आरव ने उसे गोद में उठाकर बेड पर पटक दिया और कहा, आज रात में तुम्हें दिखता हूँ मैं कि कितना बड़ा टॉक्सिक हूँ। अनोखी घबरा गई और आरव उसके ऊपर आ गया। अब क्या करने वाला है आरव? क्या अंजाम होगा अनोखी की बेवफाई का?